बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मेरे रब की दी गई नेमतों का, रहमतों का, बरकतों का हर लम्हा हर घड़ी शुक्र अदा करके ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं दिल की गहराइयों से। वीकेंड एट होम की प्रोग्रामिंग पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप हमारी टीम और सुंदस जमील के साथ देख रहे, इसी दुआ और उम्मीद के साथ और यकीन के साथ कि आप खैर खैरियत से अपनों के साथ अच्छा वक्त गुजार रहे होंगे। और ख़वातीन ज़ात अपनों में बिलखसूस बच्चे जो हैं, बड़ा हर ख़ानदान में, हर फैमिली में, हर घर में बच्चों के साथ हर किसी की बड़ी जज्बाती वाबस्तगी होती है। आपसे ना अपनी औलाद की तकलीफ़ देखी नहीं जाती, अपनी क्या बल्कि किसी भी औलाद की तकलीफ़ देखी नहीं जाती। सब बच्चे एक बराबर हैं। यहाँ तक कि आप सड़क पे बिल्ली के बच्चे को भी देखेंगे ना तकलीफ़ में या किसी कर्ब में मुब्तला, या चिड़िया के छोटे से बच्चे को भी देखेंगे तो भी आपका दिल जो है ना वो ऐसे धक धक करेगा कि किसी तरह आप उस तकलीफ़ को ख़त्म कर सके। बच्चों की जब बात आती है, बच्चों की तरबियत की बिलखसूस बात आए तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि माँ बाप हेल्दी इन्वायरमेंट बच्चों को दें, एक ऐसा माहौल बच्चों को फराहम करें जिसमें वो हेल्दी तरीके से ग्रोज कर सके। हेल्दी का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ जिस्मानी नशोनुमा, यानी जहनी नशोनुमा के लिए और सही तरीके से उनकी मेंटल ग्रोथ के लिए एक ऐसा इन्वायरमेंट बच्चे को, एक ऐसा माहौल देना चाहिए जिसमें बच्चा अच्छे तरीके से उसकी शख्सियत की बुनियाद पुख्ता हो सके पॉजिटिव सेंस में। मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ ये होता है कि हम जिसमें इवन मैं अपने आप, और मैं हर चीज़ में मैं अपने आप को सबसे सहरे फहरिस्त में किसी और की बात क्यों करूँ। अक्सर होता है ना हम आम जिंदगी में छोटा मोटा बहाना कर देते हैं कि भाई फ़लाँ को कह दो कि अभी मैं फ़लाँ चीज़ में मसरूफ़ हूँ। ये छोटी छोटी चीज़ें बच्चे देख रहे होते हैं और बच्चे पिक करते हैं, और फिर बच्चा भी जो है वो बहाना करते 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 फिर एक नौबत ऐसी भी आती है कि बच्चा झूठ बोलना बहुत समझता है कि कोई इतनी मुश्किल बात नहीं, उसको हिचकिचाहट महसूस नहीं होती। इसी तरह जिन घरों में मियाँ बीवी की लड़ाई चल रही होती है, लड़ाई को अपने कमरे की चार दीवारी से बाहर मत जाने दें। यानी कि अगर मियाँ बीवी के बीच में किसी भी शादीशुदा जोड़े में मिसअंडरस्टैंडिंग या लड़ाई या हल्की फुल्की नोकझोंक हो सकती है, दैट इज़ वेरी नॉर्मल, लेकिन बच्चे तक उसका असर नहीं पहुंचना चाहिए, क्योंकि फिर बच्चा ऐसी कंफ्यूज्ड पर्सनालिटी का शिकार होता है। अगर घर में हर वक्त माँ बाप चीख रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, एक दूसरे पे तोहमत लगा रहे हैं, इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो आप सोचें कि ऐसे इन्वायरमेंट या माहौल में बच्चा क्या फले फूलेगा। तो खुदारा ये बड़ी छोटी छोटी चीज़ें जो बच्चे पे बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं, तो इन चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। और ये वो बातें हैं जो हमने, यानी मैंने अपने नाना नानी, दादा दादी, अपने वालदैन से सीखी, और अब मैं ख़ुद एक माँ हूँ तो मैं और मेरे शौहर भी हमारी बेटी की तरबियत में बिलखसूस इन तमाम ये और ऐसी बातों का बहुत ख्याल रखते हैं। अच्छा जी, प्रोग्राम में आपको मालूम है आज सेगमेंट्स में मुख्तलिफ मेहमानों से और कुछ वीकेंड एट होम के फैमिली मेम्बर से मुलाकात होगी। जिस तरह किचन सेगमेंट में शेफ़ माजबीन मौजूद है, इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं सुंदर? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। क्या होने वाला है? आज बहुत कुछ होने वाला है। एक तो हम बनाएंगे इलेक्ट्रिक ब्लू लेमनेड। वो क्या है? वो है बिजली से बनेगा क्या है? नहीं, उसका कलर वैसा होगा। ओके। और लगून सिरप बहुत महंगा होता है, मैंने उसकी भी जुगाड़ जो है वो बना ली है, मैंने घर में वो सिरप तैयार कर लिया है। ओके। और अब हम उससे लेमनेड बनाएंगे। एक्सीलेंट, बिल्कुल सही। और क्या बनने और वाला है? एक हम बनाएंगे चिकन चीज़ कबाब। ठीक है। और एक थोड़ा डाइट पर्पस के लिए तो बहुत बेस्ट है क्यूकम्बर एंड चिकपी सैलेड, चनों का और खीरे का, बल्कि जो आपको पसंद हो उसमें सैलेड ऐड करके वो एक सलाद बनाएंगे। कमाल। और ये डाइट के लिए तो बेस्ट है और हेल्दी भी है, तो ज़रूर इसको ट्राई करें। आप बनाना शुरू करें, फिर रेसिपी की तरफ बढ़ेंगे। ख़वातीन औज़ात, मेरी जो पहली मेहमान, हाँ मेहमान तो नहीं, वीकेंड एट होम की फैमिली मेंबर है, डॉक्टर फरजीन मलिक साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो आप? अल्लाह का शुक्र, दुआएं। ये जो चिकपी सैलेड बन रही है, इट इज़ वेरी हेल्दी। मैं यही सोच रही थी कि आज कुछ मेरे मनपसंद चीज़ें भी बन रही हैं, और क्यूकम्बर और चिकपी जो है वो हाई इन प्रोटीन और साथ में लो इन कार्ब, बड़ा अच्छा है। बल्कि हम पूछेंगे इनसे कि इसकी ड्रेसिंग क्या करेंगे। हाँ, ड्रेसिंग भी बिल्कुल। अगर ड्रेसिंग ना भी हो, हाँ, हम बड़े जज्बाती हो जाते हैं कि ड्रेसिंग के बगैर कैसे होगा। सादा भी तो कुछ थोड़ा बहुत कुछ ऐसे नमक मिर्च डाल के बिल्कुल खा सकते हैं, बिल्कुल खा सकते हैं। लेकिन वाकई आप सही कह रहे हो कि सैलेड जो है ना, वो लोग कहते हैं ड्रेसिंग के बगैर तो सैलेड नहीं होगा। हाँ, तो इसलिए ये देखेंगे। बिल्कुल सही। अच्छा जी, सामने मौजूद है बहुत ही खूबसूरत आवाज़ के मालिक और उतनी ही धीमी मिजाज
इनकी शख्सियत का हिस्सा है, लेकिन आजिज़ी और इनकिसारी और बिलखसूस तरबियत ऐसी इनकी 25 साल से ज़ायद अरसा, ये मुझे बता रहे थे कि छोटी उम्र से ही सिंगिंग का आगाज़ कर दिया और क्लासिकल सिंगिंग, सेमी क्लासिकल गज़ल गायकी पे अबूर इनको हासिल है, पाकिस्तान की नुमाइंदगी पाकिस्तान में। और बिलखसूस अभी हम प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले अभी मैंने टेस्ट लिया ना, टेस्ट से मुराद ये कि मैंने कहा भाई आप फिर मेहदी हसन खान साहब शहनशाह गज़ल के कुछ ट्रिब्यूट पेश करते हुए ऑफ एयर हमने कुछ इनसे सुना और बड़ी उम्दगी के साथ और बड़े एहतराम के साथ पेश किया। हमारे साथ मौजूद है एजाज सोहेल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? एजाज, आपने प्रोफेशन तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग है? जी जी, बाय डिग्री आई एम अ बाय डिग्री कंप्यूटर से, मतलब, और यहाँ पे सिंगिंग, ये दो बड़े मुख्तलिफ शोबे। बहुत लोग ऐसे जो कि आई थिंक मेरा हमेशा से रुझान वैसे आर्टिस्ट होने की तरफ था, तो आई मेड श्योर कि जो घर वाले कहते हैं कि अब डिग्री के बाद ठीक है जो मर्जी करना, तो मैंने कहा अब ठीक है जो मर्जी करना पे कायम रहें आप। बिल्कुल सही। पाकिस्तान को जो सबसे बड़ा म्यूजिक प्लेटफॉर्म माना जाना जाता है, जिसमें नए सिंगर्स को भी इंट्रोड्यूस कराया जाता है और नए तरीके से गाने को पेश किया जाता है, उसमें भी आप परफॉर्म कर चुके हैं। बिल्कुल, और पीटीवी के लिए फिरदौस गोश के लिए भी परफॉर्म कर चुके हैं, सो यू आर नॉट अ न्यू नेम फॉर एनीवन। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा जी डॉक्टर साहिबा, एक ऐसा टॉपिक, और ये जुमला देखो, मैं हर आपके सेगमेंट में ये जुमला आप अगर पकड़ लेना, ये पहला मेरा होता है कि एक ऐसा टॉपिक, लेकिन बाकी में तमाम टॉपिक्स अपनी मिसाल आप होते हैं। बच्चों के मामले में जिस तरह मैंने प्रोग्राम के आगाज में भी कहा, और फिर सेहत की बच्चों की बात करें, उसमें जो छोटे बच्चे जिनके दांत निकल रहे होते हैं, हमने ये भी देखा है कि हर बच्चे का अपना तरीका कार होता है दांत ग्रो करने का। कुछ बच्चे तंग नहीं करते, कुछ बच्चे इतना तंग करते हैं। तो बच्चों के टीथिंग प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। हाँ, अच्छा, बिल्कुल, ये बड़ा अछूता एक टॉपिक हमने इसलिए चूज़ किया है क्योंकि इस टॉपिक को अक्सर हम टच अपॉन ही नहीं करते, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो बच्चे जो छोटे होते हैं, इन्फेंट्स, वो जब डेंटिशन कर रहे होते हैं, जब उनके दांत निकल रहे होते हैं, जिसको हम ओडोंटियोसिस भी कहते हैं, जब वो निकल रहे होते हैं तो उनका पेट बड़ा ख़राब होता है और वो खुद भी बड़े ज़्यादा बीमार होते हैं। और अक्सर माओ से पूछते हैं कि आपका बच्चा कमज़ोर क्यों हो गया, तो कहने लगे जी दंद कट रहा है ना, इस वास्ते। ठीक है। सो दैट्स द रीज़न कि अब क्यों इतना बीमार होते हैं। ठीक है, जैसे आप कह रहे हो कि कुछ बच्चों में बड़ा ट्रबल फ्री हो जाता है और कुछ बच्चों के लिए बड़ी मुसीबत बन जाती है माँ बाप के लिए कि भाई दांत निकालता जा रहा है। अच्छा, अब 4 से 7 इनफैक्ट 7 से 10 माह की उम्र से ये काम शुरू हो जाता है। ठीक है। और उसमें कई अगर डिलेड माइलस्टोन्स है तो उसमें घबराने की बात नहीं। हर एक का, जैसे कि आपने कहा, एक अपना अलग तरीका है डेंटिशन का, ऐसा ही ठीक है। अच्छा, लेकिन उसका प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम होता है कि ऑब्वियसली एक छोटा बच्चा, उसकी गम्स जो हैं, जो जिनको हम मसूड़े बोलते हैं, वो रेड हो जाते हैं, इन्फ्लेम हो जाते हैं, और अगर आप उनको टेंडर हो जाते हैं, यानी कि पेनफुल हो जाते हैं। कुछ बच्चों में बुखार भी हो जाता है। ठीक है। और 101 से नीचे बुखार होता है, लेकिन बुखार होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। सो ये बुखार और बच्चे का चिड़चिड़ापन एक बहुत वो चीज़ है, जो चीज़ आती है मुंह में डालते हैं वो बच्चे, और वो बच्चे फिर उस वक्त कुछ भी मुंह में डाल सकते हैं ज़मीन से उठा के, क्योंकि उनको दांतों में बड़ी शदीद खुजली हो रही होती है। तो इसलिए इस प्रोसेस में, जैसे कि अभी आपने कहा कि हेल्दी एनवायरनमेंट रखना माँ बाप के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। बिल्कुल सही। क्योंकि उसमें जो चीज़ें आप बच्चे के मुंह में अब जा रही हैं, ज़ाहिर वो मुंह में जा रही हैं तो वो सारे ट्रैक्ट में जाएंगे, और जर्म्स जो हैं वो उतने ही जाएंगे, ज़मीन से उठाया, कहीं से भी उठाया। और पेट्स जो हैं उनको प्लीज़ खुदारा बच्चों से ज़रा दूर रखा करें। ये जो एक होता है कि चलो जी बेबी पेट्स के साथ खेल रहा है, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। ठीक है, बिल्कुल सही। अच्छा जी, उसमें ये है कि टॉयज आते हैं एक, जो दांत निकालने के, टीथिंग के लिए होते हैं, उनको डेंटिशन टॉयज कहते हैं। ठीक है। तो उसमें ये होता है कि टीथिंग टॉयज जो होते हैं उसमें एक वैरायटी होती है जो कि हार्ड होती है, एक होती है जिसमें पानी होता है, और एक होती है जो कि प्लास्टिक रबर की होती है। तो आप हमेशा रबर का इंतखाब करें, क्योंकि जो पानी वाला होता है वो जब आप फ्रीजर में 2-3 दफ़ा रखते हैं ठंडा करने के लिए, तो हो सकता है कि प्लास्टिक टूट जाए और पानी उस बच्चे के अंदर चला जाए। ऐसा ही है। जो हार्ड वाले, अगेन हार्ड वाले प्लास्टिक को जब भी आप रखेंगे फ्रिज के अंदर या फ्रीजर के अंदर, वो 3-4 के बाद उसका ब्रेकिंग पॉइंट आ जाता है। तो उसके कई दफ़ा ऐसा हुआ एक्सीडेंट्स के बच्चों के मुंह में टुकड़े चले गए हैं उसके, क्योंकि बच्चे चबाते हैं उस पर बड़ा विशसली। तो वो दूसरा ये कि अक्सर माँ बाप को कहा जाता है कि आप कैरेट्स, यानी कि ये गाजर के टुकड़े, या जैसे जो अनस्वीटेंड क्रैकर्स होते हैं वो, या बनाना,
इसको आप फ्रीज कर लें। जब वो फ्रीज होके पत्थर की तरह हो जाएगा तो बच्चे को दें, वो उस पे निबल करे, बिल्कुल ताकि सही। उसके मसूड़े भी ठंडे होंगे तो पेन कम होएगी। ठीक है। तो इसलिए उस वक्त आपका ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि आप इन चीज़ों को, बच्चों को हाइजीन के करीब रखें और अनहाइजेनिक चीज़ ना होने दें। अक्सर लोग सुंदर से एक और काम करते हैं कि धागे के साथ ना पेसिफायर बांध देते हैं, या एक टीदिंग नेकलेस भी आती है, वो होती है कि बच्चा यूं ही उठा के, हाँ एग्जैक्टली, तो वो टूट के या वो बच्चों को स्ट्रैंगल भी कर सकता है। वो खतरनाक इसलिए प्लीज ये धागे टाइप चीजें और ये चीजें मत डाला, क्योंकि वो बच्चे को नेकलेस टाइप अगर वो पहना देंगे तो वो पता नहीं कहाँ कहाँ जमीन पे बैठा हुआ होगा, वो मिट्टी, वो तमाम चीजें, वो जरासीम बच्चे के लिए सही नहीं। स्ट्रैंगल भी कर सकता है, स्ट्रैंगल भी बिल्कुल सही, आई एग्री, वो धागा आपस में मुड़ के कर सकता है, तो वो ना कीजिए। ऐसा ही। एजाज, बचपन में आप कैसे थे, कुछ याद है? बिल्कुल याद है। याद है, बताएं ना। मेरी हैबिट होती थी कि आई थिंक अम्मा नहला के जाती थी तो टैल्कम पाउडर लगाती थी। अच्छा। तो वापस आती थी तो सारा साफ होता था। क्या मतलब? पाउडर खाना मुझे बहुत पसंद था। अच्छा, आपको पसंद था? जी। अच्छा, रियली? Yeah. अच्छा, देखिए बच्चे पहला बच्चा है जो टैल्कम पाउडर खाता है, वरना बच्चे तो मिट्टियाँ खाते हैं। बच्चे, अच्छा मिट्टियाँ, फिर मैंने पेंट खाते हुए बच्चों हाँ, को देखा हाँ, है। पेंट भी होते मैं हैं। क्रेयॉन खाती थी, माशाल्लाह। पता नहीं क्यों खा लेती थी, मुझे समझ नहीं आती थी। आधा आधा जो है ना, बहुत बुरी बात, खबरदार, ये अच्छी बात नहीं है। तो अम्मी कहती थी किधर गया है ये, कहाँ पे चला जाएगा, क्रेयॉन सारे रंग के खा खा के जो है, तो मजा आता था खा के। मैं पता नहीं उस वक्त तो क्या ही पता होगा, बस आदत थी। आपके लिए थोड़ा अम्मा सा बहुत परेशान होती थी। अभी मंगवाए टैल्कम पाउडर, बहुत सारे मेकअप रूम में पड़ा हुआ। जी जी, नहीं यार कोई मूड अच्छा, नहीं। कह रहे जी जी, आए दिल की आवाज आई है। मूड नहीं। उन्होंने कोई कहा, मैंने कहा जी जी पढ़ा तो होगा, यकीन नहीं आया कि आप उन्हें टैल्कम पाउडर खिलाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, लेकिन जो बच्चे फिर तंग करते हैं, इरिटेट करते हैं, मैंने देखा है माँ बाप की भी तो जाहिर बात है, और बहुत जिम्मेदारियां होती हैं। घर में एक बच्चा हो तो बात और है, लेकिन अगर एक से ज्यादा बच्चे हैं और फिर सारे बच्चों की जिम्मेदारियां अपनी अपनी, तो किस तरीके से फिर माँ बाप को थोड़ा सब्र और तहम्मुल के साथ उस बच्चे को एक तो अगर बच्चा जैसे सिपी कप नहीं होता जिसके अंदर से बच्चे पानी पीते हैं, तो ठंडा पानी आप उनको दे सकती हैं, बिल्कुल ठंडा नहीं लेकिन इतना ठंडा कि उनके गम्स को लगे। दूसरा, उंगलियां अपने हाथ साफ करके आप उसको आइस वाटर में डुबो के उनके गम्स को लगाएं और हल्का हल्का उसको मसाज करें ताकि वो जगह जो दर्द हो रही है वो ख़त्म होए। अच्छा, एक और चीज़ जो है वो ये है, एक चीज़ मैं टिप ऑफ द डे भी बता रही हूँ, तबाशीर एक चीज़ होती है जो कि ये बैम्बू होता है, उसका अंदर का गूदा होता है। तो वो तबाशीर जो होती है ना, उसको हम अगर तवे के ऊपर थोड़ा सा उसको फुला लें, जैसे कि फटकरी को हम एलम को करते हैं, तो फटकरी भी फूलती है और ये भी फूलता है। तो ये पीस के आप उसका जो है ना वो ठंडा होता है, मतलब तासीर ठंडी होती है, तो आप उसको फ्रिज में रखें और उस पाउडर को बच्चे के गम्स के गिर्द लगाते रहें। तो कहते हैं कि उससे ये चिड़चिड़ापन भी खत्म होता है और दांत बड़े अच्छे निकल आते हैं। और इनफैक्ट मैंने अपने बच्चों के साथ किया था और उनका शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा, उनका वो कोई प्रॉब्लम नहीं किया मुझे। हाँ। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि पूरी पूरी तय जमानी है, नहीं हाँ। बस ये आप साथ देखें, हर किस्म का जज्बाती व्यूअर देख रहा है, मैं हर एंगल से बात करती हूँ कि कौन क्या सोच रहा है, तो इस वजह से ये भी बता दे कि तय नहीं जमानी पूरी। ये वैसे मेरे जैसे लोगों के जमानी जी पूरी नहीं, ये जरूरी है बताना। बात सही है वैसे। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरे बचपन में मेरी नानी कहा करती थी कि ये बच्चे जो है ना वो बेचैन होते हैं जब टीदिंग होती है, जैसे अजीब सा ना उनको होता है कि बस किसी तरह, तो बच्चे को डाइवर्ट भी तो उसकी अटेंशन को कर सकते हैं ना, ध्यान भी तो बटा सकते हैं। ये तो हो गई तमाम चीजें। हाँ, नहीं, जो ध्यान कैसे बटाए, एक बच्चे को अगर तकलीफ हो रही है तो उसको हो रही है, लेकिन अक्सर माँ बाप जो है वो आइबुप्रोफेन भी देते हैं, कुछ लोग पैरासिटामोल भी दे देते हैं ताकि जो दर्द और जो इरिटेशन और जो सारी टेंडरनेस है वो चलो किसी हद तक कम हो, तो आप वो भी कर सकते हैं। लेकिन कोई बहुत हार्डकोर दवाइयां मत दें। जो आइबुप्रोफेन है वो 6 महीने से पहले बच्चों को नहीं देनी चाहिए, मतलब प्रेफरेबली अगर डॉक्टर ने एडवाइस किया है तो फिर तो ठीक है। आप पैरासिटामोल ही को 8 आवर्ली या इस तरह चलाएं ताकि वो ट्रबल फ्री पीरियड रहे। और जाहिर है बच्चों को आजकल तो माएँ दे देती हैं वो मोबाइल फोन्स और वो बच्चे देखते रहते हैं, विच इज़ अ रियली बैड हैबिट। गलत बात है एजाज, मुझे हमारे बचपन में तो फोन तो खैर था ही नहीं, मोबाइल, कार्टून टाइम भी लिमिटेड होता था। हाँ, नहीं मैं कह रही हूँ फोन नहीं था, नहीं इतना नहीं है पुराने नहीं, मेरे ज़माने में नहीं था। नहीं बिल्कुल नहीं, आ गया ना, टेलीफोन था ना, मोबाइल तो नहीं था वो तो। हम जब ग्रो अप कर रहे थे तो मोबाइल था, और वो भी इतने बड़े साइज का मोबाइल होता था। और जब किसी के हाथ में आप मोबाइल देखते तो वो मोबाइल फोन है, और मैं वाकई में सोचती थी कि हाय
कभी ये दिन आएगा कि मेरे पास अपना भी फ़ोन होगा। और मुझे आज भी याद है कि जब मैंने ब्रिटिश काउंसिल में इन्विजिलेशन की थी तो मैंने अब्बू को कहा कि मैं कैसे राब्ता ड्राइवर के साथ करूँगी, उन्होंने अपना फ़ोन पकड़ा दिया, तो हर मरीज़ का फ़ोन भी मैं उठा रही होती थी साथ साथ। तो अब तो बच्चों के पास फ़ोन है, लेकिन सेफ्टी के लिए तो ठीक है, बट मुझे लगता है उसका ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, बच्चों का जो एक अटेंशन स्पैन है वो भी कम होता जा रहा है। आई रिमेंबर मुझे मेरा पहला फ़ोन जो था वो यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ईयर में मिला था जाके। अच्छा। एंड इट वाज दैट काइंड ऑफ अ फ़ोन कि अगर गिर जाए तो लोग खुद ही आके देते थे कि आपका फ़ोन गिर गया, ले लीजिए। आई डोंट थिंक एनीबॉडी वुड डेयर टू पिक दैट अप। ब्लैक एंड वाइट होता था, उस पर तो 2 ही गेम्स होती थी, एक स्नेक और एक स्पेस जैम, तो वही हम खेला करते थे उसके ऊपर। तो बट ये है कि निंटेंडो भी होती थी, वेरी नाइस मोबाइल फ़ोन, उसके बैटरी और चार्जिंग का इशू कभी नहीं होता। ऐसा ही। एजाज, हमने अब देखा है कि आपके तारुफ में भी मैंने बताया, नाउ प्रोफेशनली यूर अ कंप्यूटर इंजीनियर, लेकिन सिंगिंग का शोबा आपने ऑप्ट किया और उम्दगी के साथ जो तरबियत है आपकी, जो ट्रेनिंग है, उसके बारे में बताइए, क्योंकि जो गज़ल गायकी है और फिर जिस तरीके से बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे आपने परफॉर्म किया और अपना आप मनवाया, अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी बड़ी बात है। आजकल के दौर में प्लेटफॉर्म ज़्यादा भी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे लगता है और जिम्मेदारी आ जाती है अपना आप प्रूव करने के लिए। बिल्कुल। जी, मेरी ट्रेनिंग का बेसिकली सिलसिला जो है वो मेरी वालदा से शुरू हुआ था। मैं टीवी कमर्शियल्स का मुझे बहुत शौक होता था, तो इफ एनीथिंग म्यूजिकल वाज रनिंग ऑन देम तो मैंने उस पर डांस करना शुरू कर देना। तो वालदा को पता था कि इसमें जरासीम है आर्टिस्ट बनने की, ठीक है। तो उन्होंने सिखाना शुरू किया इनफॉर्मली। तब मैग्नेटिक टेप्स थी, तो वो मेरा ख्याल है कोई टेप घर की ऐसी नहीं होगी जिसका मैंने बेड़ा गर्क ना फेर दिया और अपनी आवाज़ रिकॉर्ड की। तो लोग अपनी टेप छुपाते फिरते थे, ये लड़का जहाँ से गुजरता है टेप बर्बाद कर देते। तो बहुत अम्मा ने प्रैक्टिस करवाई उसके ऊपर, फिर अपने आप को सुना। एंड देन फाइनली मेरी कराची में मुलाकात हुई टीना सानी साहिबा से। ओके। और तब ये सुनामी जब आया इंडोनेशिया में, तो उसके लिए हम फंड्स रेस कर रहे थे, तो उनके साथ मैंने स्टेज पे परफॉर्म किया। एंड देन अगेन उनके साथ एक बड़ा अच्छा एक सिलसिला बन गया जिसमें मुझे तलफ़ुज़, अदायगी, क्लैरिटी, और इसके ऊपर उन्होंने बहुत मुझे हेल्प आउट किया। देन हम लाहौर शिफ्ट हो गए, यहाँ अलहमरा में गया, फिर आई टुक प्राइवेट लेसन्स। और मुझे एक्चुअली फ़हीम हज़र साहब जो मेरे उस्ताद हैं, मुझे PTV से ही फिरदौस गोश्त से ही उनका इंट्रोडक्शन हुआ। ठीक है। तो वहाँ से फिर मैंने अपनी तालीम फिर आगे फर्दर अब उन्हीं से सीख रहा हूँ। बिल्कुल सही। अब आपका जो तलफ़ुज़ है, हर एक एक लफ्ज़ को बड़े सलीके के साथ और ज़ेर ज़बर पेश की कहीं गलती नहीं नज़र आती है, ये भी इस तरबियत का हिस्सा ही है, ये बचपन से आपको यू आर मोर कॉन्शियस अबाउट इट? वालदा क्योंकि टीचर हैं और वी बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ टीचर्स, ठीक है, तो घर में बहुत इस तरह की मतलब एक्टिविटीज़ होती थी कि आपने इंग्लिश में भी बात करनी है, उर्दू में भी बात करनी है। जो बच्चा सोने से पहले डिक्शनरी देख के सोएगा, 10 वर्ड्स याद करेगा उसके लिए, तो हमारी एक हैबिट बनाई हुई थी अम्मा ने। तो बाकी नानी उर्दू में बहुत अच्छी होती थी, तो वो फिर मेरे ख्याल में लिखाई ठीक करने के लिए बहुत जूते भी खाए। ठीक है, और अच्छी बात है। हाँ, और फिर वो ये कि हमारी उर्दू की टीचर बड़ी खुश होती थी, उन्होंने वो 10 जमातों में मेरा पर्चा दिखाया था, इस बच्चे की लिखाई देखो कितनी अच्छी। देखिए ना, ये बात हुई, ये राइटिंग पे। और ये मुझे बड़ी अच्छी बात लगी है जो आपके पेरेंट्स ने, कि रात को सोने से पहले डिक्शनरी में से 10 कोई भी लफ्ज हो, अल्फाज हो या वर्ड्स हो, वो याद करो मानी के साथ, मीनिंग के साथ, यानी कि। तो ये देखें ये कैसी और उसका आपको लगता है कि लॉन्ग टर्म में फ़ायदा हुआ? फ़ायदा हुआ, बिल्कुल हुआ। मैंने जब सैट का इम्तिहान दिया था, आइल्स जब मैंने के लिए अप्लाई किया, तो बहुत से लोग जो हैं वो तब याद कर रहे होते हैं इंग्लिश डिक्शनरी खोल के वर्ड्स नए नए, तो मुझे इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी, बिकॉज वो एक बचपन से ही एक आदत थी। और याद नहीं करना होता था, बेसिकली ये थी बस देख लो। कहते हैं क्योंकि ह्यूमन माइंड भी इतना स्ट्रांग होता है कि सबकॉन्शियस में आपके कुछ ना कुछ 10% रिटेंशन कैपेसिटी होती है जो रह जाती है, तो फिर आपको कहीं ना कहीं से वो वर्ड याद आ जाता है। ऐसा ही। और ये जब मैंने सैट का देना था ना पेपर, तब मैं रो रही थी कि क्या है ये देना ज़रूरी है। अम्मी ने कहा इसके बगैर तो तुम्हारा एडमिशन ही नहीं होगा। कुछ नहीं होता। मैंने कहा कोई और तरीका नहीं है कि एडमिशन हो जाए। फिर मुझे मेरी वालदा ने कहा जो मैं बचपन में तुम्हें कहती थी किताबें पढ़ो, ये करो, और फिर वो मुझे रियलाइज़ हुआ। और फिर मैंने ये सोच लिया था कि जब मेरी शादी होगी और मेरी औलाद होगी तो मैं आई विल मेक श्योर कि रीडिंग चाहे कम लेवल पे ही सही, लेकिन बच्चे को रीडिंग की आदत डालना जरूरी है। बिल्कुल, जैसे अभी ये कह रहे थे कि बच्चों के जो होता है ना, पहले 9 माह के अंदर ब्रेन एक्टिविटी बहुत स्ट्रांग होती है। और इनफैक्ट कई ये एक्सपेरिमेंट्स में भी हुआ है कि उन्होंने जब लैंग्वेज की टेप्स डिफरेंट लगा दी बच्ची की रिकॉर्डिंग सामने, तो उसके बाद उसके वो सब कॉन्शियस में वो ट्रैक बन गया और आगे जाके उसके लिए बहुत ईजी हो गया
टू अंडरस्टैंड एंड ग्रास्प दैट लैंग्वेज। तो इसलिए जो माँ बाप को ये भी एक बताना चाहेंगे हम बात कि शुरू के जो है वो सिर्फ ये नहीं कि 4 साल का हुआ या 3 साल का हुआ है तो किंडरगार्टन में तब जाएगा, जब आपके घर बेबी आ गया तो आप तभी से उसकी ट्रेनिंग शुरू करें। जैसे कि मतलब इंडिपेंडेंस एक बहुत बड़ी चीज़ है, हमारे बच्चे डिपेंडेंट बहुत है मुलाजमीन के ऊपर और बाकी चीज़ों, अनफॉर्चुनेटली। हाँ अनफॉर्चुनेटली। तो आपने देखा होगा कि वेस्ट में तो बच्चे बिल्कुल वो अकेले सोने की आदत और एक वो है, तो ये चीज़ें माँ बाप को शुरू से डिसिप्लिन ये चीज़ डालनी पड़ती है। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब मेरे जहन में एक सवाल आया और फिर मैं एक और भी सवाल ज़रूर करूंगी, लेकिन जो बच्चे टीदिंग कर रहे हो तो वो तो खाने पीने में भी प्रॉब्लम करते होंगे। हमारे यहाँ ये एक है, और जब मेरी बेटी भी छोटी थी तो हर माँ अपने अपने तरीके से वहमी होती है कि मेरे बच्चे ने या बेटी ने बेटे ने पूरे दिन से तो कुछ खाया ही नहीं, तो ये कैसे बगैर कुछ खाए पिए सोएगा, तो इसको तो भूख लगेगी। लेकिन जो बच्चे टीदिंग के प्रोसेस से गुजर रहे होते हैं, चिड़चिड़े होते हैं और खाना पीना भी नहीं करे, तो किस तरीके से उनकी मैंने आपको बताया ना सुंदर कि अगर हम इनको पैरासिटामोल या ऐसी कोई चीज़ नहीं जिससे कम से कम वक्ती तौर पे उनकी वो जो 6 घंटे हैं वो गुजर जाएं, तो उसमें फिर वो खाते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली एक बच्चे की भूख तो है ना, भूख तो नहीं उस तरह से ख़त्म हो सकती। सो आप उस टाइम में जब बच्चा शांत हुआ है आप उस वक्त फीडिंग करें और उसकी मनपसंद चीज़ों की फीडिंग करें जो वो ज़्यादा खा रहा है, और ज़बरदस्ती उसको ना खिलाएं, और ज़बरदस्ती प्लीज़ ना, बिकॉज देन द चाइल्ड वॉमिट्स। ट्रू, तो ये ज़बरदस्ती वाला सीन नहीं होना चाहिए और थोड़े थोड़े पीरियड्स के साथ खिलाए, रादर देन कि एक दफा स्टफ करने की कोशिश करें। मेरे वालिद हमेशा कहते हैं कि जिस बच्चे को भूख लगी होगी वो ये मैसेज कन्वे कर देगा कि भाई मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खिला दो। एग्जैक्टली, वो जबरदस्ती ठीक कहते हैं। क्योंकि अक्सर लोग पूछते हैं कि जी बच्चा खा नहीं रहा, वो बच्चा जो है थोड़ा सा प्लम्प नहीं है। मैं कहती हूँ कि अगर एक्टिव है, एनर्जेटिक है, तो प्लीज उसके पीछे पीछे फोर्स फीडिंग ना करें। बिल्कुल ये बात, बिल्कुल वो बात कही जो डॉक्टर साहब। एक और बात ज़रूर, हम अक्सर ये मुहावरतन भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और ये मैं ही जुमला इस्तेमाल करती हूँ कि आज बादाम नहीं खाए तो इसलिए जो है दिमाग सही काम नहीं कर रहा, हाफजा कमज़ोर है। इज इट साइंटिफिकली प्रूवन कि बादाम अगर बिल्कुल विटामिन इसके अंदर ओमेगा 3 ओमेगा 6 होते हैं जो कि जाहिर है ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इसी तरह अखरोट बहुत अच्छे होते हैं, उसकी शक्ल ही ब्रेन की तरह बनी होती है जो अखरोट होते हैं। तो इसलिए ये बिल्कुल आप बादाम और ये इन चीज़ों का जो ब्रेन फूड जहाँ पे ओमेगा 3 ओमेगा 6 आ जाता है ना, वो सारे ब्रेन फूड्स बन जाते हैं। तो इसलिए आप ज़रूर वो इस्तेमाल कराएं बच्चों को, बेशक चूरे की फॉर्म में करवाएं, ताकि ब्रेन डेवलपमेंट जो है वो बहुत, क्योंकि सुंदर साहब ने नोट किया होगा कि बहुत ज़्यादा वर्ल्ड में इंसिडेंस बढ़ रहा है डिमेंशिया का और एल्जाइमर्स का, और बड़ा प्रीमेच्योर एल्जाइमर्स लोगों को भूलने की बीमारी, 60s में भूलने की बीमारी और ये सारा शुरू हो गया। जबकि हमारे नानी दादियों को इतनी चीज़ें याद होती थी बचपन की लेके अब। तो उसकी वजह यही है कि ये इसका ज़्यादा इस्तेमाल और ज़्यादा दुनिया से कट जाना, और दूसरा ब्रेन की जो एक्सरसाइज है, जो ऑक्सीजन है या जो ईटिंग है या जो डाइट है उस पर सही फोकस ना करना और उसकी जगह पे फास्ट फूड और इन चीज़ों का रुझान ज़्यादा होना। इसी तरह बच्चों को ना तो शुगर ज़्यादा दें, फीडरों के अंदर प्लीज़ शुगर डाल के ना दें। इसके अलावा नमक भी कम इस्तेमाल करवाएं। ये 2 चीज़ें कम होनी चाहिए क्योंकि इससे हाइपर एक्टिविटी हो जाती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा जी शेफ माजिबीन, कहाँ तक मामलात पहुँचे बताइए। मामलात हमारा सैलेड बिल्कुल रेडी है। ओके, सैलेड में क्या क्या डाला है ये बताएं। सैलेड में चने बॉईल किए हुए, उसके अलावा खीरा है, उसमें टमाटर, प्याज, और इसके अलावा हरी मिर्च है थोड़ी सी चॉप की हुई, और बंद गोभी। इसके अलावा आप इसमें शिमला मिर्च भी ऐड कर सकते हो, और इसके अलावा हम इसमें जो कॉटेज चीज़ है उसके भी जो वो स्लाइस करके ग्रिल करके वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और इसकी जो ड्रेसिंग मैंने बनाई है वो ऑलिव ऑयल, उसमें थोड़ा सा लहसुन है, नमक, काली मिर्च और लेमन जूस। वेरी गुड। ये तो ड्रेसिंग ऐसी है बिल्कुल, ये तो डाइट कॉन्शियस लोगों के लिए क्लियर ड्रेसिंग और हेल्दी है। एजाज, आप खाना पसंद करेंगे? बिल्कुल। आपकी परफॉर्मेंस के बाद क्या ये मामला हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है परफॉर्मेंस के बाद। बिल्कुल सही। ओके जी डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और ख़वातीनों के साथ बातचीत का सिलसिला जारी है। एजाज की आवाज़ में खूबसूरत सा गाना आ जाएगा, बहुत सारी क्लैप में। जी ख़वातीन हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप देख रहे हैं। किचन के सेगमेंट की तरफ मैं ज़रा रुझान मेरा ज़्यादा था, मैं देख रही थी कि माजिबीन जो हैं कहाँ तक मामलात पहुँचे हैं।
एक रेसिपी मैंने आपसे शेयर कर ली ठीक है है। सैलेड की। कबाब मैं फ्राई कर रही हूँ। ओके, मैं फिर थोड़ी देर में आती हूँ और आप जी। देखती हूँ कि कहाँ तक आप कबाब का फाइनल प्रेजेंटेशन कर दीजिएगा। ख़वातीन हज़रात, हमारे साथ प्रोग्राम के आगाज़ से एजाज सोहेल भी मौजूद हैं और उसके अलावा ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है एंड शी इज़ लुकिंग लवली। हर साल के साल जो है ना बाद ईद का चांद है वाकई में, तो ये हुमा प्राइस साहिबा से मेरी मुलाकात वाकई में साल में एक मरतबा तो ज़रूर हो जाती है। हुमा प्राइस साहिबा की बात करें, मल्टी टैलेंटेड, पाकिस्तान की नुमाइंदगी यूके में रह के करते हुए और अपनी ख़ुद मुख्तार हैसियत से इंडिपेंडेंटली जिस अंदाज से शी इज़ अ बैरिस्टर, फैमिली लॉ स्पेशलिस्ट है और फिर शी इज़ अ राइटर एज वेल और मल्टी टैलेंटेड, बहुत सारे और सोशल वर्क के कॉज काम करती हैं। और जो इनका मेन, मैंने जब इनका इंटरव्यू किया एक दो बार, मुझे जो जानने को इनकी शख्सियत के बारे में मिला कि पुरअमन तरीके से कैसे तमाम ख़ानदान रह सकते हैं, हमारी जो रिवायात हैं, जो कल्चरल वैल्यूज़ हैं। इनकी जो किताब है अ लव लेटर टू मेन एंड वुमेन, इसके भी मानी को अगर आप समझें किताब को, जो मैंने पढ़ा समझा वो यही है कि आजकल के जो फैमिली कल्चर्स हैं उसमें पुरअमन तरीके से किस तरीके से, किस अंदाज से मोहब्बत के साथ तमाम रिश्तों को निभाया जा सकता है। हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर हुमा प्राइस साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम एंड हेलो पाकिस्तान। कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, थैंक यू। अच्छा जी, मेरे सामने मौजूद हैं और ख़वातीनों से हम पाकिस्तान के किसी भी शहर की बात कर लें, किसी भी सूबे की बात कर लें, हमारा ये अपना मुल्क है। हम बलूचिस्तान की जब बात करते हैं और फिर बिलखसूस कोयटा की बात करें तो मेरे दिल के करीब इसलिए कोयटा शहर है क्योंकि गो के मैं हूँ तो जेहलम की और हमारे तमाम के तमाम जो रूट्स हैं वो तो हैं तो जेहलम की, लेकिन मेरे दादा वॉज इन कस्टम्स, तो वो एज एन एसी रिटायर हुए थे, तो कोयटा में उनकी सर्विसेज थी, तो हमारा एक घर उधर भी है, तो कोयटा के साथ मेरी बड़ी जज्बाती वाबस्तगी है। हमारे सामने जो मौजूद है मोहसिन शकील साहब, ये नामवर शायर हैं और पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क कोयटा सेंटर के लिए बेशुमार काम किया एज अ प्ले राइट, एज अ ड्रामा राइटर। इनके सीरियल्स की बात करें, इंडिपेंडेंट प्लेस की बात करें, आई फील वेरी ऑनर्ड कि इनसे मुलाकात हो रही है। ज़रा पीटीवी कोयटा सेंटर की जो अचीवमेंट्स रही हैं उनके बारे में बेहतर अंदाज से हम जान सकेंगे। हमारे साथ मौजूद है मोहसिन शकील साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? अल्लाह करम। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बड़ी नवाजिश, इज़्ज़त अफजाई आपने फरमाई। सर कोयटा का मौसम कैसा चल रहा है? सही है? कोयटा का मौसम वैसे लाहौर ज़्यादा ठंडा लग रहा है। हाँ वैसे ये बात है, जो कोयटा से आ रहे हैं वो यही कह रहे हैं। कहते हैं कि यहाँ की सर्दी जो है वो डायरेक्ट असर करती है, वहाँ पे हमारे पास इंतजामात होते हैं, हाँ। तो हम उसको कैटर कर लेते हैं। आप लोगों को आदत है ना इस हमें वजह तो से, आदत है, इम्यून है। बिल्कुल सही सर, बहुत शुक्रिया। हुमा जी, नाउ थोड़ा सा हम जनरल भी बात कर, जनरल से मुराद ये कि चूँकि आप हर शोबे में उम्दगी के साथ काम करें, एज अ राइटर बात करें, एज अ बैरिस्टर भी बात करें। हुमा जी, हम ये देखते हैं हमारी जो रिवायात हैं, ये कल्चरल वैल्यूज़ हैं, वो तो तमाम अफराद को एक करने में हमेशा गामजन रही हैं, लेकिन अब जो फैमिली वैल्यूज़ हैं मुझे ऐसे लगता है कि हम थोड़े से भटकते जा रहे हैं। देखें, फैमिलीज़ तो पूरी दुनिया में होती हैं, सिर्फ एक जगह पे तो नहीं होती। और फैमिलीज़ जब साथ रहती हैं तो बहुत सारे डिफरेंट लोगों को एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, और ये जो इसकी कामयाबी है ये एडजस्टमेंट के ऊपर है। मैंने अपनी किताब में ये कहने की कोशिश की है कि बजाय हम लोगों को जज करें, उन्हें अच्छा या बुरा कहें, हमें लोगों को अंडरस्टैंड करना चाहिए। अगर हम उन्हें अंडरस्टैंड कर लें तो हम बेहतर तरीके से उनके साथ रिलेशनशिप बना सकते हैं। अगर आप एक बहुत ही कॉमन सी मिसाल लें तो वो सास बहू के रिश्ते की है। बहू को लगता है सास बहुत ख़राब है, सास अपने बेटे से बहुत मोहब्बत करती है, बेटा अपनी माँ से। कौन अपनी माँ से मोहब्बत नहीं करता, ये बताइए? हम भी अपनी माँ से बहुत मोहब्बत करते हैं। तो हमें ये समझना होता है कि ये माँ की मोहब्बत है बेटे से, और हमें उस सास को ये यकीन दिलाना है कि हम उनके बेटे को उनसे छीन नहीं रहे, हम भी उनसे उतना ही प्यार करना चाहते हैं और हम उनके बेटे से भी प्यार करना चाहते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं। ये एक छोटी सी मैंने मिसाल दी है कि जो मैंने अपनी किताब में लिखी है, मगर मेरा जो पूरा एम्फेसिस, जो पूरा फोकस है किताब में, वो ये है कि आप लोगों को फ़ौरन जज करने के बजाय उनको समझने की कोशिश करें। कोई कुछ करता है तो क्यों करता है। एक और बड़ी कॉमन सी मिसाल है कि मर्दों को बुरा भला कहा जाता ऐसा ही है। हर सोसाइटी में बेचारे मर्दों का जो है ना, उन्हीं का सब इल्ज़ाम उन्हीं पे आता है कि वही गलत है, वही ख़राब हैं। पेट्रियार्की की इतनी गलत मिसालें दी जाती हैं, हालांकि हम सब ने पेट्रियार्की से बड़ा फ़ायदा उठाया है, क्योंकि हमारे वालिद काम करके उन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया, सब कुछ किया। पेट्रियार्की का मतलब होता है men protect and provide for women. Misogyny is totally different, where men hurt, harm and control. Patriarchy is different. मैंने ये कोशिश की कि मैं ये फाइन डिफरेंसेस लोगों को बताऊं।
एक चैप्टर मेरा है मर्दों के बारे में जिसमें मैंने ये लिखा है कि मर्द जो होते हैं वो बनते कैसे हैं। तो ये आप समझे ना कि बचपन से उनको क्या ट्रेनिंग मिली, ट्रेनिंग दी गई है जो बचपन से उनसे, अगर मर्द इमोशंस नहीं दिखाते, क्यों नहीं दिखाते? बचपन में अगर एक लड़का और लड़की गिर जाएं तो माँ लड़की के पास जाके उसे कंफर्ट करती, लड़के से कहती है तुम लड़की हो जो रो रहे हो, क्यों रो रहे हो? उनकी इमोशन से उन्हें अलग कर दिया जाता है, तो वो फिर उसी इमोशनलेस तरीके से बड़े होते हैं। फिर एक दिन बीवी बड़ी शिकायतें करती है कि तो इमोशंस ही नहीं शो करते। ऐसा ही है। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड वी हैव टू चेंज, इफ वी वांट टू चेंज सोसाइटी वी हैव टू चेंज द वे वी ब्रिंग अप आवर मेन एंड वुमेन। बिल्कुल सही। और उस पर फिर तरबियत का और तमाम चीज़ें जो माहौल बचपन से, सर हम अपने प्लेस की भी बात करें, बिलखसूस पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क की बात करूँ, फिर कोयटा सेंटर की बड़ी कंट्रीब्यूशन रही है। हम कल्चरल वैल्यूज़ की बात करते हैं, जिस तरह ये फैमिली सिस्टम की बात करें, आपने तो बेशुमार काम किया एज अ प्ले राइट। सर थोड़ा सा इस हवाले से बात करते हुए। मैं समझता हूँ कि जो अभी जैसे फरमा रही हैं, कम्युनिकेशन की जो एक स्किल होती है, एक लिसनिंग स्किल होती है, ये लिसनिंग स्किल की बहुत इन्होंने शानदार मिसाल जो है बताई है हमें कि हमें असल में समझना चाहिए, दूसरे की बात को समझना चाहिए। तो वो जो फिर समझाने का जो अगला वो मरहला होता है, जब आप एक दफ़ा समझ लेते हैं फिर बता सकते हैं, तो क्रिएटिव प्रोसेस जो ख़ास तौर से मैं उसको बिल्कुल डायरेक्ट ड्रामे पर लेकर आता हूँ और पाकिस्तान टेलीविज़न के ड्रामे पर लेकर आता हूँ, तो ये एक तरह से वो इजहार था जो कि लोगों के दिलों का था, और वो फिर पीटीवी ने जिस तरह से उस कंट्रीब्यूट किया और जिस तरह से वो एहसास और वो फीलिंग्स और वो जो एस्पिरेशंस होती हैं और जो ब्यूटी होती है माशरे की, सोसाइटी के, जो समाज का जो हुस्न होता है, जमालियात होती है, उसको जिस तरह से पीटीवी सामने लेकर आया, यही वजह है कि अब तक उसकी खुशबू नहीं जाती है। ऐसा ही सर, कोयटा सेंटर की बड़ी कंट्रीब्यूशन रही है। हम प्रोग्रामिंग की बात करें, बिलखसूस रीजनल प्रोग्रामिंग की भी बात करें, नेशनल लेवल पे भी ऑब्वियसली, और प्लेस की बात करें, हम धुआं ड्रामा सीरियल भी अगर देखते हैं, जितने भी हैं काम किया आपने, जितना काम किया, थोड़ा सा सर उस सफ़र के आगाज़ के बारे में बात करते हुए, आपका जो पहला प्रोजेक्ट था एज अ प्ले राइटर। मैं एक दो तस्करे ज़रूर करना चाहूँगा। टेलीविज़न पे मुझे लाने वाले गुफरान इम्तियाज़ी साहब। ओके, अच्छा। अब इम्तियाज़ी साहब का आप लेवल देखिए कि उन्होंने मुझे कहीं पर इस तरह से स्पॉट किया और फिर उन्होंने मुझे दावत दी कि, और उन्होंने बतौर शायर मुझे, तो पहला जो मेरा कंट्रीब्यूशन था वो बतौर शायर आया, एक नगमा निगार के तौर पर। और उसमें मुझे इतना याद है कि जो पहला आइटम जो मेरा रिकॉर्ड हुआ था वो पीटीवी कोयटा का पहला क्रोमा टेक्निक पर रिकॉर्डेड था। अच्छा। इट्स हिस्ट्री। अच्छा। यस, मैं आपको तो उसको वो चलता रहा। फिर उसके बाद मैं बच्चों के लिखने की तरफ आ गया। ठीक है। फिर मैंने बच्चों के लिए बहुत लिखा। यहाँ से सैयद जाहिद उज़ैर साहब थे हमारे, वहाँ पर आए थे, तो वो मुझसे जब तक वो रहे मैं उनके साथ कंट्रीब्यूट करता। अब मैं यहाँ पर जब मैं आया हूँ तो मुझे वो ऐसे लोग जिनके साथ मुझे इत्तेफाक हुआ कि मैं उनके साथ काम करूं, तारिक जमील साहब के साथ काम करने का मुझे मौका मिला, इम्तियाज़ी साहब के साथ, फ़हमीदा नसरीन साहिबा के साथ, और यहाँ पर जब मैं आता था तो यावर साहब के साहब, और इस तरह से जो है वो कितने ही नाम हैं और किस किस का तस्करा किया जाए। ये वो लोग थे जिन्होंने शेप अप किया जो है इसको, जो है ना, वहाँ से। और मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान टेलीविज़न का जो ड्रामा था ना, ये सारे का सारा ड्रामा इंडोर हुआ करता था। बिल्कुल ठीक, स्टूडियोज में सारा स्टूडियोज में सेट तो वो सही, वो चाहे बाजार का सेट है, गली का सेट है, वो गांव देहात हो गया, वो भी सारा स्टूडियो। कोयटा टेलीविज़न ने ये किया कि वो ओरिजिनल लोकेशंस पर चला गया। अच्छा। और उसने वहाँ का जो माहौल था और जो हमारे कोहसार हैं और हमारे जो बड़े बड़े मैदान हैं, उन सब को उन्होंने, वो जो कलर्स थे वो बिल्कुल डिफरेंट कलर्स थे, वो कैमरे के थ्रू जब वो सामने आए हैं पहली बार मर्तबा जो है, तो ये एक वो एफर्ट रही कि कोयटा का जो आप ये समझ लें कि सिग्नेचर जो था वो आउटडोर रिकॉर्डिंग्स का ज़्यादा हुआ करता ज़्यादा। और आप देखें कि जो बलूचिस्तान है पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है अल्हम्दुलिल्लाह, और कितनी वेरिएशंस जो नज़ारे देखने को मिलते हैं। एक साइड पे ये सिर्फ मंजरों की बात नहीं है, वहाँ के लोग जिन मोहब्बतों के लोग हैं, जिस रोमांस के वो लोग हैं, उसको एक्सप्लोर किया ना। वहाँ की जो ट्रेडिशन थी, वहाँ के जो कल्चर था, उसको बताया गया, वो सामने आया। तो ये टेलीविज़न, कोयटा टेलीविज़न का तो एक इतना कमाल का कंट्रीब्यूशन है
कि हम उसे अच्छा वो फिर आस्ता आस्ता आप ये देखिए कि वो फिर बढ़ा और उसने फिर अपने आप को जो सूरतें एक तिमसालगिरी में सामने लेकर आया वो फिर धुआं की सूरत में आ गया और फिर बारिश की बाद की सूरत में आ गया और इस तरह से जो है वो छाँव तो बहुत शुरू में आ गया था जो जिसने मतलब कोयटा सेंटर को पहली पहचान जो है वो आ गई थी उसके अंदर। बिल्कुल सही, तो बिल्कुल सही सब, यानी कि ये उस दौर में जब एक पीटीवी की स्क्रीन थी, जिस तरीके से लोगों में आ गई, आप सुनते होंगे लेकिन देखने का मौका मिला, कल्चर को एक्सप्लोर करने का मौका मिला, तो पीटीवी कोयटा सेंटर की हवाले से बेशुमार एक कंट्रीब्यूशन है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हुमा जी, मैं ज़रूर आपसे ये बात करते हुए, हम यहाँ की तो वैल्यूज़ की बात करते हैं, आप यूके बेस्ड हैं, पाकिस्तान की नुमाइंदगी उधर कर रही हैं, वहाँ पे भी मियाँ बीवी के जो मसले हैं वो इसी नौयत के होते हैं या तरजीहात प्रायोरिटीज़ कुछ और है उधर? वहाँ पे मसले इस तरह के नहीं होते, क्योंकि देखें वो एक बहुत आज़ाद ख्याल मुल्क है, मर्द और औरत एक दूसरे को अच्छी तरह जान कर उसके बाद शादी करते हैं। लेकिन पाकिस्तान और इंग्लैंड में जो सबसे बड़ा फ़र्क है वो ये है कि वहाँ पे मर्द और औरत एक्चुअली बराबर हैं, सिर्फ कहने में नहीं, एक्चुअली बराबर किस तरह कि सुबह उठ के हर बच्चा और हर बच्ची स्कूल जाते हैं और बड़े होने के बाद हर आदमी और हर औरत काम पर जाती है। तो वहाँ पे ये डिवीजन ऑफ रोल्स नहीं है कि मर्द बाहर जा रहा है, औरत घर के काम कर रही है, तो दोनों बाहर के भी काम साथ करते हैं, अंदर घर आने के बाद भी काम साथ करते हैं। एक्चुअली वहाँ पे जो शादियाँ टूटती हैं वो इसलिए नहीं टूटती कि कोई इंटरफेरेंस या कुछ, इसलिए टूटती हैं कि पीपल ग्रो आउट ऑफ लव। ठीक है, वंस दे ग्रो आउट ऑफ लव विद ईच अदर, दे मेक अ म्यूचुअल डिसीजन दैट वी आर नॉट हैप्पी, वी आर गोइंग टू सेपरेट। लेकिन जो एक सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे मुझे पता है पाकिस्तान में बहुत मिसालें दी जाती हैं कि बाहर तो शादियाँ टूट रही हैं, 1 in 2 टूटती है, लेकिन जितनी शादियाँ टूटती हैं वो लोग सब दोबारा शादी करते हैं। मैरिज इज नॉट आउट ऑफ फैशन इन इंग्लैंड, मैरिज उतनी ही पॉपुलर है, लेकिन एक ऐसे स्पाउस के साथ रहना, एक ऐसे साथी के साथ रहना जिसके साथ आपको क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं मिल रही, वो नहीं मानते, वो छोड़कर फिर अगले पे चले जाते हैं। यानी वहाँ मेजॉरिटी की 2 या 3 शादियां होती हैं, लेकिन शादी वो करते हैं, शादी इज स्टिल एज पॉपुलर एज एवर। बिल्कुल सही। लेकिन वो जो यहाँ मसले होते हैं, इसने कह दिया उसने कह दिया, वहाँ पे मर्द और औरत बहुत इंडिपेंडेंट होते हैं, वो एक्चुअली दूसरों पे रिलाई नहीं करते, वो अपने फैसले खुद करते हैं। बिल्कुल सही, वो ऑब्वियसली कल्चर डिफरेंट है, वहाँ पे प्रैक्टिस कुछ और होती है, सोच, माइंडसेट। लेकिन यहाँ पे मैं ये समझती हूँ ख़वातीन ज़ात, हमारी इतनी खूबसूरत रिवायात है, हम जॉइंट फैमिली सिस्टम की एजाज़ बात करते हैं, जॉइंट फैमिली सिस्टम बजाते खुद इतना खूबसूरत है, आप एक दूसरे के दुख दर्द को समझते हैं, आप खुदा ना खास्ता आप किसी मुसीबत या मसले में मुब्तला है तो कोई तो होगा आपको ढारस देने वाला, आप खुशी को सेलिब्रेट करना है, आपके आसपास कोई अपना नहीं होगा तो ऐसी खुशी को आप क्या मनाएंगे? बिल्कुल आप सही कह रही हैं। मेरे ख्याल में अपने जब आपके पास हों तो आपकी तो आधी बीमारी उनको देख के कम हो जाती है। ऐसा ही है। और मेरा तो ज़्यादातर वक्त जो है वो अपने नाना नानी के साथ ज़्यादा गुजरा है। ऐसा ही है। इनफैक्ट मैं नानी के साथ ही रहता हूँ, तो वो एक हर तरह की जनरेशन का घर में आना जाना, नानी का घर है तो जाहिर है हर कोई आता है, ऐसे ही है। तो आई गेट टू सी ऑल दोज वैल्यूज। और नानी की जो एक एक मिनट की कोई ऐसी बात होगी हिकमत वाली कि वो बैठ के सबक भी नहीं है लेकिन आपके जहन में वो रह जाएगी, वो सारी उम्र के लिए वो तमाम चीज़ें जो है वो आपको राह रास्त पे लाने के लिए बड़ी पॉजिटिव किरदार अदा करती हैं। बेशक। अच्छा एजाज, मैं आपसे सिंगिंग के हवाले से भी बात करते हुए, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे भी आपने परफॉर्म किया, उन पे परफॉर्म करके कैसा लगा आपको? मेरे लिए बहुत अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस था, मैं ये कहूँगा, क्योंकि आगाज़ तो मेरा पीटीवी से हुआ, तो मैं समझता हूँ कि पीटीवी में आने से पहले कैमरा कॉन्फिडेंस क्या है, कैमरे के सामने कैसे बात करनी है, ये मुझे पता लगा कि स्टेज पे लाइव गाने का कॉन्फिडेंस कुछ और होता है, कैमरे में बैठ कर के बात करने का कॉन्फिडेंस कुछ और होता है। तो वो मुझे टीवी से आया, और उसके बाद फिर जब मैंने म्यूज़िकल प्रोग्राम्स किए, फिर दौसे गोश किया, तो उसमें भी हाउ टू कैरी माई सेल्फ, गुफ्तगू कैसे करनी है, गाना कैसे गाना है, उसका मुझे बहुत आई गॉट टू नो। आई थिंक इट्स अ पायनियर ऑर्गेनाइजेशन जिसने इतने लोगों को ट्रेन किया है, तो मेरी खुशकिस्मती कि मुझे यहाँ से बहुत सीखने को मिला। बिल्कुल बिल्कुल सही। सर मैं ज़रूर ये बात करते हुए आपको एज अ शायर, बतौर शायर ये सवाल करते हुए, मुझे ऐसा लगता है माशरे में बड़ा शऊर बेदार हुआ है, और बिलखुसूस नौजवान नस्ल में ये ज़ौक़ शेर व शायरी सुनने का और समझने का, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? ज़ौक़ तो बुलंद हुआ है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये है कि जो एक बहुत ज़्यादा संजीदगी, एक क्योंकि आर्ट जो होता है ये एक बहुत संजीदा काम है, इट्स वेरी सीरियस बिजनेस, तो
उसके लिए जो आगही होना चाहिए, उसके लिए जो पस मंज़र होना चाहिए, उस पस मंज़र से आगही की ज़रूरत मज़ीद है। मैं समझता हूँ कि जो तरीक़ेकार होता है, ख़ुसूस तौर पर मैं शेरी महफ़िल की बात करता हूँ, मेरा ताल्लुक़ हर्फ़ और कलम के साथ है, तो इस तरह से जो नए साथी आते हैं या नए लोग इस शोबे में आते हैं और लिखने के एक असल में ये है एक पैशन, सिर्फ़ एक जज्बा होता है। कोई आपको, मैं आपको विज़न नहीं सिखा सकता, सही, मैं आपको उसका जो है वो जो एक मेथडोलॉजी होती है या उसका जो एक तरीक़ेकार होता है, वो जो आर्ट एंड क्राफ्ट की जो हम मिसाल देते हैं, तो क्राफ्ट जो है वो तो बताई जा सकती है, लेकिन आर्ट तो वो अंदर होता है कहीं, बिल्कुल सही, और वो उसका इजहार वो कर देता है। तो फिर ये एक असल में नातराशीदा सा एक पत्थर होता है, जिसको ज़रा अगर कोई अच्छे लोग मिल जाएं तो वो उसको तराश दें तो बहुत खूबसूरत एक मुजस्समा सामने आता है। वाह, बहुत खूब। सर आपसे भी गुजारिश भी करेंगे, चंद अशार भी सुनेंगे, चंद नहीं थोड़े ज़्यादा वाले अशार। हमारे साथ हुमा जी भी मौजूद हैं। एजाज़, आपकी मौजूदगी में जब मैं इस तरफ देखती हूँ तो आपको समझ जाना चाहिए कि कोई फरमाइश आने वाली है। बिल्कुल क्या समझ पेश गया। करेंगे, क्या सुनाएंगे? जी, मैं सजाद अली साहब का एक बड़ा मशहूर गाना है रावी, अरे वो पेश करूँगा। बहुत सारी क्लैप में। जे तो कदी रावी लंघ जावे, हयाती पंजाबी बन जावे, मैं बेड़ियां हजार तोड़ ला, मैं पानी छुसा निचोड़ना।
जी ख़वातीनो साथ हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। वीकेंड एट होम की प्रोग्रामिंग पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप देख रहे हैं। प्रोग्राम में आगाज़ से हमारे साथ शेफ़ माजिबीन भी मौजूद हैं, एजाज़ सोहेल भी मौजूद हैं, हमारे साथ हुमा प्राइस साहिबा मौजूद हैं, मोहसिन शकील साहब भी मौजूद हैं और आपका साथ कमेंट्स के ज़रिए रहेगा। PTV होम के ऑफिशियल फेसबुक पेज पे हमने वीकेंड एट होम का वीडियो टीज़र आप लोगों के साथ शेयर किया। यू मोर देन वेलकम कि आप कॉमेंट करें। हुमा जी, अगली किताब आपकी कब आ रही है? अभी मैं फ़िलहाल 2 किताबें लिख रही हूँ और अच्छा, माशाल्लाह। एक मैं इस बारे में लिख रही हूँ कि इंग्लैंड में जो उर्दू ने जो परवान चढ़ी है, Okay, उर्दू very good. बहुत, आपको पता है हिंदुस्तान पाकिस्तान के बाद इंग्लैंड उर्दू का सबसे बड़ा मरकज़ है। वाह। तो मैं उसकी शुरू से आखिर तक लिख रही हूँ कि किस Excellent. तरीके से वो अच्छा हुई। देखिए, ये मैं सॉरी टू इंटरप्ट यू, आप बामानी टॉपिक्स देखें, ये वो टॉपिक्स हैं, शायद अगर मैं गलत हूँ, काम अगर हुआ भी है लेकिन उस पैमाने पे नहीं काम हुआ हुआ। ये देखिए, ये टॉपिक ऐसा है जो हर कोई असल में बात ये कि हम सब के अंदर बहुत सारी मालूमात होती है, बहुत सारे तजर्बात होते हैं, लेकिन हम उन्हें दूसरों के साथ शेयर नहीं करते। ठीक है। मेरा जो मकसद है किताबें लिखने का, जो मैंने एक लिखी मर्दों और औरतों के लिए, अब मैं एक इंग्लैंड के बारे में लिख रही हूँ कि इंग्लैंड में जो सहूलतें मौजूद हैं जिनसे लोग फ़ायदा नहीं उठाते, एक पूरी किताब मेरी उस बारे में, और जो कानूनी सहूलतें मौजूद ठीक हैं है। जो लोगों को पता नहीं है, और एक किताब मेरी है उर्दू के बारे में और शायरी और मौसीकी और किस तरह नुसरत फ़तेह अली और असद अमानत अली और हामिद अली खान, ये इंग्लैंड में रहते थे, हर दूसरे तीसरे दिन इनकी महफिलें हुआ करती ठीक थी, है। और किस कदर उर्दू इंग्लैंड में परवान चढ़ी है। तो ये 2 किताबें मेरी फ़िलहाल अंडर मैं, क्योंकि मैं फुल टाइम प्रैक्टिसिंग बैरिस्टर भी हूँ, तो मेरे लिए बड़ा टाइम निकालना बड़ा हाउ मुश्किल डू है। यू मैनेज कैसे करती हैं मैं तमाम? इस तरह मैनेज करती हूँ कि मेरे अल्हम्दुलिल्लाह हस्बैंड बहुत कोऑपरेटिव हैं। अच्छा, ओके, अच्छा खाने की, घर की पूरी जिम्मेदारी उनकी है। अच्छा, यानी कि तमाम घर की जो शॉपिंग से लेके पकाने से लेके हर चीज़ उनका है, तो मुझे वो टाइम सारा मिल जाता है जो आमतौर पे औरतें शॉपिंग करके खाना वाना। तो ये म्यूचुअल डिसीजन था या ये आपका फैसला था जो आपने अपने हस्बैंड को कहा? नहीं, कि असल में ये मेरी जो है ना अहली और इनकॉम्पिटेंस था कि मैं पढ़ने लिखने में इतनी लगी रही कि मुझे कभी खाना वाना पकाने का लेकिन इतना ये ना अहली तो ना हुई। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं चांस कि नहीं मिला। इस तरफ आपका नहीं रुझान गया। क्योंकि मैं इतनी पढ़ने लिखने में लगी रही, क्योंकि आपको पता है बैरिस्टर बनना आसान नहीं, काम बिल्कुल भी नहीं, नहीं। वेरी वेरी डिफिकल्ट। आई यूज्ड टू स्टडी 24 आवर्स। तो अम्मी सोचती थी बेचारी पढ़ लिख के अब मैं इससे क्या कुछ करूं। ठीक है। तो फिर मेरे हस्बैंड को खाना पकाने का बड़ा शौक है, हालांकि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, लेकिन खाना उनके लिए ना एक हॉबी की तरह है। ओके। तो वो पका के मेरे आगे जो रख देते हैं मैं खा लेती हूँ, मैं नखरे नहीं करती। एजाज इतना मुस्कुरा रहे हैं, वैसे पूरी दुनिया में सर मोहसिन साहब जितने भी जो टॉप के शेफ्स हैं वो मर्द ज्यादा हैं। एग्जैक्टली। आप ये अग्री करें? बिल्कुल भाई मर्द में अगर ये हुनर हो, इससे ज्यादा और एजाज आपने नहीं ट्राई किया? आप क्यों हैरत से देखिए, नहीं? खाने की बात हो और आर्टिस्ट ना मुस्कुराए, ऐसा कैसे हो सकता है? खाना पकाने की बात हो रही है, अभी खाने की बात नहीं हो रही। दाल चावल बना लेता हूँ। अच्छा, दाल चावल बना लेते हैं। लेकिन ये भी बड़ी बात है कि देखिए म्यूचुअल एक अंडरस्टैंडिंग हो मर्द और औरत की। ये शादी जो है एक ऐसा खूबसूरत रिश्ता है कि इसमें अना अगर ना हो, आप क्या समझती हैं? आफ्टर माशाल्लाह कितना टाइम हो गया आपकी शादी को? मेरी शादी को इस साल 32 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, एक ही आदमी से, और अभी तक हमारा हनीमून चल रहा है। आई वुड से अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। इन 32 साला शादीशुदा ज़िंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह, व्हाट इज़ द, अगर मैं पूछूं की पॉइंट्स एक कामयाब शादीशुदा ज़िंदगी के लिए, आप क्या समझती हैं, क्या मशवरा देना चाहेंगी या क्या एडवाइस देना चाहेंगी? इसके लिए एक एडवाइस सबसे पहली ये है कि अगर आप अपने आप में मुतमईन नहीं है और आपने अपने आप को फुलफिल नहीं किया और अपना फुल पोटेंशियल रियलाइज़ नहीं किया, तो आप किसी और के साथ खुश नहीं रह सकते। किसी के साथ खुश रहने के लिए आपका खुद खुश होना बहुत ज़रूरी है, वरना हम प्रोजेक्ट करते रहते हैं कि ये हमें खुश करे। हमें कोई खुश नहीं कर सकता। खुशी इज़ समथिंग दैट कम्स फ्रॉम इनसाइड। तो मेरे हस्बैंड और मैं जो है, हमारी एक बहुत इंडिपेंडेंट लाइफ है। मैं अपने वो करती हूँ, वो अपने करते हैं, फिर भी हमारी एक बहुत टुगेदर अंडरस्टैंडिंग है, और हम दोनों इकलौते हैं। इकलौता होने की वजह से हमारी जो वो एक स्पेस जो है, वी बोथ अंडरस्टैंड इंटायरली कि वो स्पेस जो हमें चाहिए होता है ना, क्योंकि जो इकलौते बच्चे होते हैं उन्हें बचपन से ऐसे काम करने की आदत होती है जो अकेले में किए जाते हैं। पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, कुछ टीवी देख रहे हैं, कुछ ऐसे काम, ये सोच में बैठे हुए, ये अपनी दुनिया में बैठे हुए। वो नीचे की मंजिल पे बैठे हुए, मैं ऊपर की मंजिल पे कई घंटे गुजर गए। अच्छा। एंड स्टिल यू नो वी आर टोटली टुगेदर। बिल्कुल सही है, तो फिर अच्छी बात है, आप एक दूसरे को अगर समझ रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं। लेकिन इंग्लैंड में आमतौर पे जो है ना अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है, क्योंकि वहाँ पे कोई रोल नहीं होता। देखिए, अगर डस्टबिन भर जाता है, मैं डस्टबिन बाहर रख के आ जाती हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है इससे। गाड़ी में पेट्रोल खत्म हुआ, मैंने लगा लिया, टायर पंक्चर हो गया, मैंने उसको जैक निकाला, लगा लिया। वहाँ पे सब औरतें ऐसा करती हैं। वहाँ पे ये नहीं कि ये मर्द करें, ये औरत करे। इसकी वजह से एक बहुत बड़ा प्रेशर मर्दों पे से भी हट जाता है, औरतों पे से। लेकिन मैं अब समझती हूँ कि यहाँ पे भी इतनी अवेयरनेस है, जो कामयाब शादीशुदा जिंदगी गुजार रहे हैं हस्बैंड एंड वाइफ सा। मैं समझती हूँ हम छोटे शहरों, गाँव देहात की बात करें, जिस जिंदगी के साथ खवातीन मर्दों के शाना
बशाना खेतों में भी काम कर रही होती, तमाम जिम्मेदारियों को समझ के, ख़ानदान वालों को, फिर एक फैमिली बॉन्डिंग को भी समझ रही होती हैं। तो यहाँ पे भी बड़ी आलीशान मिसालें। जी बिल्कुल, ये तो हमारा देखिए ना, हमारा कल्चर पूरा इन्हीं रिवायात से तो बंधा हुआ है ना। हम एक दूसरे के साथ एक दूसरे को स्पेस देना, और ख़ास तौर से ये जो रिश्ता होता है इसके अंदर तो एक दूसरे का जितना ख्याल रखा जाएगा उस लिहाज से ही वो जो जितनी अंडरस्टैंडिंग बनती है या इस रिश्ते को प्रोलॉन्ग कैसे किया जाता है उसमें तो एक दूसरे का ख्याल रख कर ही होता है। और ये जब हम किसी दूसरे का ख्याल रख सकते हैं तो क्यों नहीं अपने जो ज़िंदगी का साथी है उसका ख्याल रखा। बिल्कुल सही सर। मैंने जितने इंटरव्यूज़ किए या जितना जाना समझा, पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क की जो इन हाउस प्रोडक्शंस रही और प्लेस की, और आप बेहतर तरीके से रिहर्सल्स पे बड़ा एक होता था, स्ट्रेस होता था। CR हो रही है, DR हो रही है, राइटर्स भी बैठे हैं, डायरेक्टर्स भी बैठे हैं, एक्टर्स बैठे हैं। इतनी रिहर्सल्स होती थी कि अगले जो एक्टर था उसको दूसरे एक्टर्स की भी लाइंस याद हो जाया करती थी। देखिए हमारा जो PTV का जो ड्रामा हमारे इर्द गिर्द के ममालिक के कुछ इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाया जाता था ना, उसकी बुनियादी वजह ये थी। वाह। कि उसमें हर चीज़ इतनी मेहनत से, क्योंकि एक फाइनल प्रोडक्ट जो लेकर आना है, और ये आर्ट फॉर्म है, आर्ट फॉर्म में की ये लिमिटलेस चीज़ें होती हैं। कोई आप इसको कोई एक माने या एक रुख से नहीं देख सकते, आप उसके हज़ार चेहरा इसके डायमेंशंस होती हैं। तो उसको किसी एक मैसेज तक लेकर आना, तो वो मैं कभी कभी जब वो अशफाक साहब का प्ले देखता हूँ, वो अवेलेबल है PTV फ्लिक्स पर भी है, वो मनचले का सौदा, उसके अंदर आप देखिए कि फिरदौस जमाल या जो उनके साथ जो ख़याम सरदी साहब वो एक्टिंग कर रहे हैं, वो कितने लंबे लंबे डायलॉग्स जो हैं, बिल्कुल 2-2 सफ़े का जुमला वो मुसलसल बोले जा रहे हैं। ये तो रिहर्सल के बगैर तो हो नहीं सकता मुमकिन। और फिर हर जुमले के हर लफ्ज़ को समझना और फिर महसूस करके अदा करना। बिल्कुल। ये तो खैर उनका वो जो उनको अल्लाह ताला ने अता किया था, यही तो फ़न है जो हमारे अदाकारों के पास है और जिस पे हम फ़ख्र कर सकते हैं। बिल्कुल सही। और यही चीज़, और यही इनसे इंस्पायर होकर, पता नहीं, अब मैं तो नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन सब समझते हैं कि वो कौन कौन लोग थे जो कि आगे बढ़े और इनके फ़न की जो तराश खराश थी उससे उन्होंने क्या क्या सीखा उससे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सर, PTV क्वेटा सेंटर की बात करें तो आप क्या समझते हैं, एज अ सीनियर भी, एज अ मेंटोर भी, कौन से ऐसे स्टार्स हैं जो फिर मेन स्ट्रीम पे आए? मेन स्ट्रीम से मुराद ये कि एक तो PTV था एक दौर में, लेकिन करते 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 फिर प्राइवेट चैनल्स की दौड़ में भी अपना आप मनवाया PTV की ट्रेनिंग की वजह से। देखिए आबिद अली साहब का सबसे बड़ा नाम आएगा, ठीक है ना, फिर उसके बाद लैला ज़ुबैरी का नाम आ जाएगा। अब ये तो नाम है ना, असल में जो है ना वो शेर है ना कि हम कल और किसी नाम से आ जाएंगे, हम रूह सफ़र हैं, हमें नामों से न पहचान, वाह, कल और किसी नाम से आ जाएंगे हम लोग। वाह वाह। तो ये जो है ये तो रूह सफ़र है ना। अब इसमें अयूब खोसा भी हैं, हसाम काजी भी हैं, रियाज मरहूम हैं, नैयर एजाज हैं, इस तरह के और कितने मैं नाम ले सकता हूँ, जावेद जमाल हैं। अब ये वो लोग हैं जिन्होंने कि अपने न सिर्फ अपने आप को मनवाया बल्कि अपने फ़न से लोगों को इतना मशहूर भी रखा और इतना अपना फ़ैन कर लिया कि कहीं पर भी निकल जाएं इनकी वही रिस्पेक्ट और वही मोहब्बत इनको वो मिलती है। फ़ैन फॉलोइंग इतनी है जितनी कि कहीं और की हो सकती है। बिल्कुल सही। सर, आबिद अली साहब मरहूम, उन्होंने और PTV क्वेटा सेंटर से काम का आगाज़ किया, करते 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 उनका एक अपना मेयार था, उनकी आवाज़, उनकी शख्सियत और उसका कॉम्बिनेशन ऐसा कि स्क्रीन पर जब वो आते थे तो नज़र हटती नहीं थी स्क्रीन पे। सब पहली बार मुलाकात उनसे याद हो आपको? जी, उनसे मुलाकात काफ़ी मर्तबा रही, लेकिन अब वो पहली मर्तबा तो इस तरह से मैं फौरी तौर पर तो रिकॉल नहीं कर सकता, लेकिन ये है कि जब भी हमारी मुलाकात हुई या जब भी हमने या उनकी शख्सियत के बारे में बात करते हैं। जी, वो तो ज़ाहिर है एक फ़नकार तो मोहब्बतों से भरा होता है। मेरा तो इस पे एक तरह से एतक़ाद है। ठीक है। तो आप जिस भी फ़नकार से मिलेंगे, आर्ट उसका एक्सप्रेशन का जो स्टाइल मुख्तलिफ हो सकता है। वो मुसव्विर हो सकता है, वो मौसीक़ार हो सकता है, वो अपनी एक अदा से या अपनी अदाकारी से आपको इंस्पायर करता है या मसूर करता है।
स्क्रीन पे आने वाले लोग, हम तो पस मंज़र के लोग होते हैं, तो हम तो जुमला लिखते हैं, उसमें जान डालने वाले तो यही लोग होते हैं। तो वो ये तो मोहब्बतों वाले होते हैं। और ये मैं समझता हूँ कि एक तो वो जुमला होता है जो कि पस मंज़र में या स्क्रिप्ट में लिखा हुआ होता है, वो भी जितना आंसुओं और मोहब्बतों से भरा होता है ना, उतना ही ज़्यादा वो फ़नकार भी उतना ही भरा हुआ होता है। तो वो जब एक्सप्रेस करता है तो उसमें जान डल जाती है, उस एक बेजान से जुमले में वो उसको एलिवेट करके कहाँ से कहाँ पहुँचा दे। बेशक बेशक, बिल्कुल। और ये बड़े बड़े नाम हैं ऐसे, और पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के हर सेंटर की इनफरादी सतह पे एक बड़ी अहम कंट्रीब्यूशन रही है स्क्रीन को सजाने में भी, और सिर्फ स्क्रीन को सजाने भी नहीं, अपनी रिवायात को बरकरार रखते हुए इस तरह की प्रोग्रामिंग के कल्चरल वैल्यूज़ जो हैं वो लोगों की शख्सियत में और बच्चों की शख्सियत में बिलखसूस इनकलकेट हो जाए। सर, चंद अशार की फरमाइश करते हुए, गुजारिश करते हुए प्लीज़, अब आप मौजूद हैं तो आपकी मौजूदगी में ये ना हो तो ये जुल्म सा होगा, प्लीज़। मैं पेश करता हूँ। लौट के आया तो चेहरे पर वक्त की गर्द अलग। अरे वाह। लौट के आया तो चेहरे पर वक्त की गर्द अलग, बस्ती के लोगों का मोहसिन लहजा सर्द अलग। वाह वाह। लौट के आया तो चेहरे पर वक्त की गर्द अलग, बस्ती के लोगों का मोहसिन लहजा सर्द अलग। लम्हों की तब्दीली से सदियों का टूटा रिश्ता, लम्हों की तब्दीली से सदियों का टूटा रिश्ता, शाखों में दर आने वाला मौसम जर्द अलग। वाह। और बाहम होने की साथ में तन्हाई का हिज्र, बाहम होने की साथ में तन्हाई का हिज्र, तेरे बिन जो लम्हा गुजरा उसका दर्द अलग। वाह, बहुत खूब, बहुत। बाहम होने की साथ में तन्हाई का हिज्र, तेरे बिन जो लम्हा गुजरा उसका दर्द अलग। और चंद अशार इससे हटके हैं कि तूने क्या सोच के हम पर थी उतारी नज़में, तूने क्या सोच के हम पर थी उतारी नज़में, आँख से अश्कों के मानंद हैं जारी नज़में। अरे वाह वाह वाह। तूने क्या सोच के हम पर थी उतारी नज़में, आँख से अश्कों के मानंद हैं जारी नज़में। लम्हे लम्हे का बयां होता है असरे दौरां, लम्हे लम्हे का बयां होता है असरे दौरां, एक ही नज्म का फैलाव है सारी नज़में। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, क्या बात है। शाम के गिर्द हुमायल थे तुम्हारे बाजू, शाम के गिर्द हुमायल थे तुम्हारे बाजू, और थी रक्स में सरशार हमारी नज़में। और जा चुके वक्त का मालूम तो मालूम नहीं, जा चुके वक्त का मालूम तो मालूम नहीं, अहदे मालूम का इम्कान है सारी नज़में। और हूँ मुसाफत में अज़ल से ही सरे असर रवां, हूँ मुसाफत में अज़ल से ही सरे असर रवां, अपने कांधे पे धरे उम्र से भारी नज़में। वाह 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 वाह। और अब कोई और ज़माना ही सुनाएगा तुम्हें, जज्बाए इश्क से आमेज़ हमारी नज़में। तूने क्या सोच के हम पर थी उतारी नज़में, आँख से अश्कों के मानंद हैं जारी नज़में। बहुत खूब, क्या कहने सब, बहुत खूब, बहुत खूब, कमाल कमाल कमाल, बहुत खूब। बड़ी आपका शुक्रिया अदा करते हुए थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। मैं खड़े होकर रिस्पेक्ट में आप थैंक यू सो मच। नहीं सर, प्लीज़ तशरीफ़ रखिए। आप कोयटा सेंटर की नुमाइंदगी कर रहे हैं तो फिर तो आप अपने हैं पीटीवी, तो कोई भी सेंटर की बात करें तो हमारा अपना है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। बड़ी इनायत, बहुत शुक्रिया। थैंक यू हुमा जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। ऑनर एंड अ प्लेजर ऑलवेज हैविंग यू। Always. थैंक यू एंड यू लुक लवली वंस अगेन। Thank you so परफेक्ट फॉर द much. इवनिंग। Thank you so जहाँ पे आप जा रही हैं उसके लिए परफेक्ट एड्रेसिंग। Thank you so अच्छा much. जी, एजाज आपको मैं बिल्कुल शुक्रिया नहीं अदा कर रही क्योंकि अब हम आपकी परफॉर्मेंस की तरफ बढ़ेंगे। ख़वातीन और हज़रात, एजाज की लाइव सिंगिंग।
याद पिया की आए, याद पिया की आए, याद पिया की आए, याद पिया ये दुख सहना जाए, ये दुख सहना जाए, याद पिया की आए, याद पिया बैरी कोयलिया बैरी कोयलिया बैरी कोयलिया कूक सुनावे, मुझ बिरहन का जियरा जलावे, बिन नैन गवाए, बिन नैन गवाए, याद पिया की आए, याद पिया की आए, याद पिया की, याद पिया की आए। जी ख़वातीन नौज़त, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। वीकेंड एट होम की प्रोग्रामिंग पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप देख रहे हैं। शेफ़ महाजिबीन की प्रेजेंटेशन भी तैयार होगी, अगर उसकी एक झलक हम देख लें, दिखाइएगा जी। कमाल ड्रिंक्स हैं ये, इलेक्ट्रिक ब्लू जी लेमनेड, वेरी गुड। और ये साथ में बड़े प्लेटर में क्या है? ये है चिकन चीज़ कबाब और ये है चिकपी एंड क्यूकम्बर सैलेड। वेरी गुड, आपने काफ़ी जेनरस क्वांटिटी में जो है सैलड बनाई है। ये हलीम दूर से ज़्यादा लग रही है लेकिन कमाल, इसको हम चखेंगे, बताएंगे। और हमारे प्रोग्राम के आगाज़ से हमारे साथ मौजूद है एजाज़ सुहेल। एजाज़ बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम के आगाज़ से आप हमारे साथ हैं। और ब्रेक के बाद ख़वातीन नौज़त हमें ज्वाइन की है। कौन अच्छा नहीं लगना चाहता? कौन है ऐसा? कौन कह रहा है कि मैंने अच्छा नहीं लगना? मर्द हो या ख़वातीन हो, बहैसियत एक इंसान, हर शख्स का ये राइट है कि आप अच्छे लगें, आप खूबसूरत लगें, आप पुरकशिश लगें, चाहे आप मर्द हैं या औरत हैं। और वक्त के साथ साथ फ़ैशन डिज़ाइनर्स ने हमारे बड़े मसले हल कर दिए। एक दौर ऐसा था कि आपको समझ नहीं आती थी, ख़वातीन को और मर्द हजरात को ये शऊर ही नहीं था कि उन्होंने भी बहुत अच्छा लगना है। लेकिन करते 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 फ़ैशन डिज़ाइनर्स ने हमारी ज़िंदगी इस हवाले से आसान कर दी कि हमने हेड टू टो किस तरह तैयार होना है। आपने कपड़े पहनने हैं तो आपकी स्टाइलिंग क्या होनी चाहिए, आपके शूज़ कैसे होने चाहिए, आपने किस तरह बैठना है, किस
तरह उठना है, किस तरह चलना है, ये तमाम चीज़ें बड़ी आसान कर दी फैशन डिज़ाइनर्स ने। तो हमारे साथ इस वक्त एक ऐसे फैशन डिज़ाइनर मौजूद हैं जो बहुत अरसे से फैशन डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, ख़वातीन के लिए भी और मर्द हजरात के लिए भी। सो वी हैव विद अस नन अदर देन हसन रियाज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? आई एम ग्रेट, आप बताएं। अल्लाह का शुक्र। आई लव योर जैकेट, थैंक यू सो वेरी मच, इट्स माय ओन मेड। वेरी नाइस, है ना एजाज? बहुत अच्छी। देखिए छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, गो के छोटी चीज़ नहीं है, लेकिन एक सिंपल अटायर ब्लैक और उसके ऊपर आप ऐसी कलरफुल अगर जैकेट पहन लें तो यू लुक ट्रेंडी, राइट? बेसिकली फैशन इज अ स्टोरी और हर इंसान के लिए कहानी बहुत ज़रूरी है। तो मेरा ख्याल से हर इंसान एक चलता फिरता कहानी है। ठीक है। सो फैशन इज अ स्टोरी लाइन विच यू टेल टू द अदर पीपल। बिल्कुल सही। अच्छा हसन, ये भी है मुझे ऐसा लगता है वक्त के साथ साथ ये अवेयरनेस भी आई है सोशल मीडिया की भी वजह से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की भी वजह से, उसमें आप लोगों का तो है अहम किरदार, स्टाइलिस्ट का भी। ख़वातीन को, मर्द हजरात को ये सेंस आ चुकी है कि दे हैव टू लुक नाइस। It is not only about being looking nice, it's about being representative because ये एक बहुत important part है हमारी ज़िंदगी का भी, और अगर बड़े स्केल में देखें it's a very important of your economy. बिल्कुल सही। Because कपड़े एक ऐसी चीज़ हैं जो हर इंसान ने पहनने और उसके बगैर वो रह नहीं सकता। ठीक है। और जितनी भी दुनिया में एक डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनका एक मेजर पार्ट इकोनॉमी का फैशन के थ्रू आता है। ठीक है। सो मेरा ख्याल से इट्स अ राइट टाइम वेयर वी हैव टू बूम द कंट्री। बिल्कुल सही। अच्छा जी, अब लेटेस्ट ट्रेंड्स के बारे में आते हैं। ख़वातीन की जो ड्रेसिंग है उसके क्या लेटेस्ट ट्रेंड्स चल रहे हैं? लॉन्ग शर्ट्स चल रही हैं, शॉर्ट शर्ट्स चल रही हैं? देखिए, इट डिपेंड्स ऑन द सीजन यू आर इन। ठीक है। सो एट द मोमेंट बिकॉज इट्स अ शिफ्टिंग ऑफ सीजन और स्प्रिंग इज कमिंग, so we are going into pastel colors, like for example going into very deep blue seas and light pastels, ferozis and stuff like that. और long shirts are always in. ये भी एक बड़ा important part है आपके season के साथ। ठीक। For example, what you are wearing right now is perfectly to the mood and the environment. तो ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, और आपकी क्योंकि एक कनेक्शन होता है उनके साथ। सॉरी मैं बात कर, आपने कोई ताली नहीं मेरे लिए बजाय मेरी तारीफ हुई है। मेरी स्माइल की इतनी बड़ी स्माइल, मतलब स्माइल क्या, तालियां होनी चाहिए मेरे लिए, बजा बजा के आपके लिए मैं तालियां परेशान हो गई। अच्छा जी, सॉरी जी। आपके जो कपड़े हैं वो एक बोलती हुई आपकी मिसाल और पर्सनालिटी की एक कहावत है। तो इसका होना बहुत ज़रूरी है, और मेरा ख्याल से लॉन्ग शर्ट इस वक्त बहुत इन है, उसके साथ गाउन्स आर वेरी इन, ऐसा ही है, एंड जैकेट्स आर वेरी इन, बिकॉज ट्रेंड शिफ्ट होता रहता वाइल फैशन रिवाइव होता। बिल्कुल सही। अच्छा, मैंने ये भी देखा है कि ख़वातीन जो हैं, कपड़े तो हो गए, लेकिन देन स्टाइल उसको कैसे करना है? शूज हो गए, एक्सेसरीज, बाल कैसे बनाने हैं, मेकअप कैसा ये भी तो चीज़ इंपॉर्टेंट है ना। कपड़े सिर्फ ज़रूरी नहीं होते। सो फैशन इज़ अ कंप्लीट पर्सनैलिटी। सो हर चीज़ को लिंक करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, एक डिज़ाइनर कपड़े बना लेता है, अगर वो कपड़े अच्छे तरीके से पहना नहीं सकता तो वो कपड़े यूजलेस हैं। वेरी वेल सेड। सो एवरीथिंग हैज़ टू लिंक टुगेदर, और ये एक चेन है, अगर वो चेन फुलफिल ना की जाए, इट इज़ नॉट ओनली अबाउट क्लोथ्स, एक्सेसरीज, शूज़, इट इज़ अबाउट हाउ यू कैरी देम अप, where you taking them up, how you doing your makeup up. So वो एक पूरा जो होता है एक पैकेज है आपका, और उसको हम एक फैशन कहते हैं। और फैशन इज नॉट अबाउट जस्ट यू, it is how you carry and style yourself. बिल्कुल सही। So styling is one category and fashion is other. True. Fashion तो कपड़े आ गए, लेकिन उसको stylize नहीं कर सकते, it's useless. बिल्कुल, क्योंकि मैंने ख़वातीनों साथ बहुत सारी ऐसे ख़वातीन को, लड़कियों को, बच्चियों को बड़े सिंपल कपड़े, लेकिन उनको एक्सेसराइज, बैग अच्छा, और बैग कोई महंगा नहीं, आप जिस तरीके से कैरी करेंगे एक सस्ते भी बैग को, इकोनॉमिकल बैग को भी, शूज स्टाइलिंग करके, और आपकी पर्सनैलिटी, गुफ्तगू का अंदाज, आपका पोस्चर क्या है, बैठने का, चलने का, खड़े होने का, तो वो इतनी खूबसूरत लगती हैं पुरकशिश ख़वातीन कि मुझे ऐसा लगता है कि आपको स्टाइल करने की भी सेंस होनी चाहिए। देखिए, मॉडेस्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई बिलीव ऑन द फैक्ट दैट आपकी जो पर्सनैलिटी है ना, इट इज़ नॉट अबाउट आपने क्या पहना हुआ है, इट इज़ अबाउट हाउ यू कैरी दैट। ट्रू, आई एग्री। और आप उसको जब तक अपनी पर्सनालिटी के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते, बहुत से लोगों की पर्सनालिटी का उनकी क्लोथिंग और उनके कैरी करने से पता लगता है। ऐसा ही है। फॉर एग्जाम्पल, एक इंसान एक शायर है, शायर वुड बी लॉस्ट इन हिज थॉट्स,
तो वो बहुत सादगी से रहना पसंद करेगा। अब जिस तरह एजाज की जो ड्रेसिंग है, ही इज़ अ क्लासिकल सिंगर, मैं समझती हूँ इससे परफेक्ट इनकी ड्रेसिंग हो नहीं सकती है, क्योंकि जो ये जॉनरा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस जॉनरा के मुनासबत से अब अगर ये जैकेट पहन लेंगे और आप क्लासिकल मौसीकी पेश करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि वो उस तरह मैच करेंगे। देखिए आपकी जो पर्सनालिटी और आपके जो कपड़े हैं ना, वो आपकी एक अपनी मिसाल है। बिल्कुल ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक आर्टिस्ट जो है ना, ही वुड बी समबडी हु वुड बी लॉस्ट इन हिज नॉट ओनली अटायर बट हिज विजन इज वेयर। वो चाहेगा कि मुझे देखने वाला यही फील करे मैं एक आर्टिस्ट। बिल्कुल सही। आप जिस तरह फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पहली नजर में देखूंगा तो मेरा पहला फैक्ट ये होगा कि यार शी लुक्स वेरी एलिगेंट, तो इनकी कोई जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बड़ी एलिगेंस के साथ होगी। इसीलिए एक लाइन होती है विच वी कॉल दैट वर्किंग वुमेन। Why is that? Because you can link those people to those. True. तो ये एक चीज, एक सिलसिला है और ये सिलसिला चलता रहता है। अच्छा जी, मर्द हजरात की हम ड्रेसिंग की तरफ आते हैं, क्या कलर्स इन है और किस तरीके से ड्रेस अप कर सकते हैं? देखिए अकॉर्डिंग टू द सीजन, बिकॉज हम स्प्रिंग की तरफ जा रहे हैं, तो अब जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मर्दों के लिए, वो बहुत एक्सपेरिमेंटल हो चुके हैं। ठीक है। और एक्सपेरिमेंट होना इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग। So मेरा ख्याल से for this season it is all about grays, it is all about navy blues, okay, and it is all about light colors because I have seen people wearing pink these days. So अगर आप एक world trend के मुताबिक देखेंगी तो it is about very pastel pinks, ग्रेज, ब्लूज, वो मर्दों पे भी बहुत अच्छे लगते हैं। ऐसा ही है, अगर आप कैरी सही तरीके से वो Exactly. करें। मैंने तो कितने ऐसे मर्द हजरात हैं उनको बड़ी, जिस तरह आपने ये जैकेट पहनी है, चूंकि आपने कैरी इस तरह की हुई है कि बहुत खूबसूरत, शानदार आप पे लगे, कलरफुल शर्ट्स वो पहनते हैं और अच्छे लगते हैं। एक ट्रेंड है ना, जैसे आप you might know about the fact that when people go on to beach side और आप इस तरह की जगहों पे जाते हैं तो आप बहुत ज्यादा सफारी वेयर पहनना पसंद करते हैं, बिल्कुल ऐसा ही, प्रिंट पहनना पसंद करते हैं because that relates to summer straight away। इसी तरह आप जब किसी नॉर्दर्न एरिया में जाते हैं तो you wanted to be in very dark colors because उसका एक आपके ज्योग्राफी के साथ भी बहुत प्रोटेक्शन आपको मिलती है और वो लिंक करता है उन कलर्स को। तो दिस इज एग्जैक्टली दैट वे। फॉर एग्जांपल अगर आप इस सेट के साथ ग्रीन ही पहन लेंगी तो यू विल बी मर्ज्ड इन दैट ग्रीन, बट इन ऑर्डर टू स्टैंड आउट यू मेड श्योर कि इट शुड बी एन ऑपोजिट कलर फॉर यू। बिल्कुल ट्रू, आई एग्री। अच्छा, ब्राइडल थोड़ा सा उसकी तरफ आते हैं, चूंकि ये ट्रांजिशन वेदर है, राइट, कलर्स ब्राइडल ड्रेसेस के भी चेंज होंगे। देखिए एक क्लासिक ब्राइड वुड ऑलवेज बी रेड, हाँ ठीक है, वो दैट इज क्लासिक ब्राइड। लेकिन बिकॉज अब ट्रेंड्स आर चेंजिंग, ब्राइड्स वांटेड टू बी इनटू द ट्रेंड ऑफ वर्ल्ड, तो वो सब कुछ चेंज होता रहता है। एज सेड, चीजें रिवाइव होती हैं, फैशन रिवाइव होता है, इट इज यू हु हाउ यू स्टाइलाइज इट। सो अब आप लड़कियों को देखें, दे आर वेयरिंग ऑल वाइट but they're just taking a dupatta as red, so it's a combination of all white and a red dupatta, which is beautiful, which is another element of modesty at the same time. तो ये चीजें तो साथ साथ चलती रहती हैं। ऐसा ही है। मैंने अपनी शादी पे गोल्ड पहना था, राइट। मुझे नहीं सेंस थी कि रेड, मुझे सारे कह रहे कि भाई रेड पहनना है, और मैं चूंकि खानदान में, पूरी फैमिली में, नानकों में, दादकों में, आई वाज द एल्डेस्ट, और मेरी सहेलियों में, फ्रेंड्स में भी मेरी शादी सबसे पहले हुई, तो मुझे कोई बताने वाला भी नहीं था कि भाई रेड पहनना है। मैंने कहा नहीं पहनना रेड, मैंने गोल्ड्स में जाना है। तो एंड में फिर मेरी नानी ने मुझे प्यार से समझाया कि बेटे रेड भी पहनना होता है। तो देन आई टुक अ शॉल, सर्दियों की शादी थी, दिसंबर था, ये 2006 की बात है ईयर की, और वो एकदम, और अब जब मैं अपनी पिक्चर्स देखती हूँ तो मैं हैरान हो जाती हूँ कि अगर मैंने वो ना पहने होती शॉल तो वो अजीब सा को गोल्ड सा हो जाना था। You still look very young to be 18 years old married person. Oh, thank you so much. But for walima, it was always the opposite. लाइट कलर्स ज्यादा इन होते, व्हाइट्स भी अब तो पहन रहे हैं। देखिए मैंने एज अ सेड कि स्प्रिंग में, स्पेशली जो वेडिंग स्प्रिंग में हो रही होती है, एंड इट्स अ डे इवेंट, दे लाइक टू वेयर वेरी लाइट कलर्स। तो अब एक ट्रेंड आ चुका है वे व्हाइट के साथ यू make a combo of a very pastel color, like a dupatta can be that thing, or dupatta can be all white and you have a ferozi, lehenga on. ऐसा ही है। So ये combos make you look very very refreshing, because अगर आप इस चीज को देखें, अभी आपने गोल्ड की बात की, तो अगर हम अपने 1970s में जाएं तो वो सब औरतें जो कि हमारी
अम्मियाँ और दादियाँ ये सब लोग शादियों पे वही रंग पहनते थे, ऐसा ही है। गोल्ड्स पहनते थे, दे वांटेड टू वेयर सिल्वर। True. सो ये एक ट्रेंड है जो रिवाइव होता है। आपने जैसे शुरू में लॉन्ग शर्ट की बात की, लॉन्ग शर्ट और शॉर्ट शर्ट वही हमारे मदर्स एंड ग्रैंड मदर्स के सीजन में होते थे, टाइम पीरियड में होते थे। सो फैशन रिवाइव, आप उसको वही बात आ जाती है, आप उसको कैरी कैसे करेंगे, Carry कैसे करते अपने हैं। स्टाइल में किस तरह लेके आएंगे। True. स्टाइल इज लाइक अ पोइट्री ऑफ योर ओन, फैशन इज अ पोइट्री ऑफ यूनिवर्स। बिल्कुल, वेरी वेल ठीक है, सेड। सो आप क्या करते हैं, आप यूनिवर्स की पोइट्री को पकड़ के अपनी पोइट्री में किस तरह तब्दील करते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए आप चीजों को खुद स्टाइलाइज करें। बिल्कुल से एजाज, आप एग्री करोगे? आई थिंक सिंगिंग में भी बिल्कुल ऐसे ही होता है। फिर हमारी इंस्पिरेशंस होती हैं, वी लिसन टू द वर्ल्ड एंड देन हमारा एक जर्नी शुरू होता है जिसमें हमें अपना उसमें रंग तलाश करना होता है, तो उसको अपने रंग में ट्रांसलेट करना होता है। तो आई थिंक ये बहुत बाय ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी बोथ द थिंग्स आर द सेम। आई थिंक सो इफ ही एग्रीज ऑन द फैक्ट दैट अब हमारे मुल्क में भी एक बहुत मज़े का ट्रेंड इसी तरह म्यूज़िक का आया, जो कि हम अपना वही सुल्तान राही का म्यूज़िक और नूरजहां मैडम का बिल्कुल, हाँ। आप उनको मिक्स करते हैं और उसके साथ एक मॉडर्न वर्जन Fusion लेके के साथ, आते हैं। बिल्कुल। बिकॉज अब की जो हमारी जनरेशन है जिसे आप जेन जी कहते हैं, they enjoy that music ऐसा ही है। but into a new version. So बिल्कुल। this is exactly fashion is all about. Fashion is a poetry too. अच्छा, और मैं ये समझती हूँ कि देखें, हम रिवाइवल की बात कर रहे हैं, तो अब ये वक्त आ चुका है कि बच्चियाँ बिलखसूस अपनी अम्मी का या नानी का लहंगा उसी को रीडू करके, और वो इतना ज्वेलरी भी उसी को सही पॉलिश करा लिया या सही करा के, और वो इतना खूबसूरत लगता है। मुझे लगता है ये भी एक अपनी एग्जाम्पल है जो सेट की जा रही है। देखिए, इसमें तो दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो है यू कैरिंग अ होल जनरेशन विद यू, आप एक पूरी जनरेशन को अपने साथ लेके चल रहे हैं, और एक इमोशन कनेक्टेड टू दैट पीस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसको रिवाइव करने का मकसद क्या है कि वही चीज़ें वापस आती हैं, और हमारे मुल्क में इतना टैलेंट और स्किल है कि जो वो पुराने ज़माने का काम था वो आज भी दुनिया के पास नहीं है। तो उसको रिवाइव करने में कोई बुरी बात नहीं है, वो आपके लिए इकोनॉमिकली भी बहुत अच्छा है, ऐसा ही और वो आपके साथ एक इमोशंस और फीलिंग्स भी कनेक्ट करता बिल्कुल है। फॉन्ड मेमोरीज है ना, और क्यों नहीं, ये तमाम चीज़ें जो है आपकी अपनी हैं, आप इनको साथ लेकर चलेंगे तो आप ग्रो कर सकेंगे, और दुआएं समेटने का भी ये हुनर है जो आपको आना चाहिए। थैंक यू सो मच। इट्स माय प्लेजर टू बी विद यू। इस वादे के साथ कि आप दोबारा आएंगे। थैंक यू सो इंशाल्लाह मच। ताला, एजाज, क्यों मुस्कुरा रहे हैं? मुझे पता है आपने क्या कहना है। नहीं, मैं पहले खुदाफिज तो कर लूँ, आपको खुदाफिज कर लूँ या ना करूँ? कर लें। थैंक यू सो मच, प्लेजर हैविंग यू। इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहे, अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाबियां दे। आमीन सुम आमीन। अजमीन, थैंक यू सो मच। जीती रहे, खुश रहे। इलेक्ट्रिक ब्लू अभी हम पी के बताएंगे प्रोग्राम के बाद। ख़वातीन हज़रात, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात रहेगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और लाइव परफॉर्मेंस है, हम शहंशाह गज़ल मेहदी हसन खां साहब को ट्रिब्यूट पेश करते हुए एजाज़ की आवाज़ में। बहुत सारी क्लैप। आपको भूल जाए हम, आपको भूल